सो मैंने आपके लिए करंट अफेयर बना दी है, बट मैं आपसे नाराज हूँ। मैंने साथ उसके टेस्ट भी बनाए हैं, आपको नहीं पता वो टेस्ट कैसे मिल रहे हैं, और ये गलत बात है यार। करंट अफेयर के टेस्ट लेने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर आपको कुछ परचेज नहीं करना, वहां पर सिंपल आपको 3 लाइन्स या कहते हैं बर्गर वाले आइकन पे क्लिक करना है। वहां पर फ्री का ऑप्शन होगा, वहां के फ्री के टेस्ट, पीडीएफ, इस पूरी वीडियो की पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है। सो मेक श्योर कि आप उसको डाउनलोड करो, और मेक श्योर करो कि ये नंबर भी जो आपकी स्क्रीन पे उसे सेव कर लो। ये मेरे नंबर है, कभी कोई दिक्कत है, कोई बात है, या तुम्हें मेरे कोई कोर्स में एनरोल होना है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। और जब मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेक श्योर अपने नोट्स खुद बनाओ, छोटे बनाओ, प्रिसाइज बनाओ, पर बनने चाहिए, ठीक है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं दिसंबर की करंट अफेयर। अब दिसंबर की जो करंट अफेयर है ना, ये समझ लो मैंने इतनी दूर की इसलिए पकड़ रखी है कि एग्जाम में 1 साल पुरानी करंट अफेयर आती है। अगर आप मेरे पुराने नोट्स देखते हैं तो आपको पता होगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ, बट मेक श्योर कि जब आप इसे देख लो तो बहुत डिटेल में पढ़ो, बहुत सुंदर है, और कलर प्रिंट आउट करके पढ़ो और आपको मजा बहुत आएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में सुंदर सुंदर नोट्स आपके लिए हमने बनाए हैं। तो देखिए, ज्योति राय फुले, नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा तो मैं आपको सुनाता हूँ। भैया ये एक ऐसा इंसान है कि अगर इस इंसान ने कोशिश ना की होती तो आज भी जो छोटी जात है वो आज भी पढ़ी लिखी नहीं होती, ठीक है। इन्होंने रिजर्वेशन की बात नहीं करी, इन्होंने कहा सीधे पढ़ाओ। अगर वो पढ़ लिख गए तो अपने हक की लड़ाई खुद लड़ लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, औरत को भी पढ़ाओ। जो आज हम फेमिनिज्म देखते हैं ना, फेमिनिज्म की सही परिभाषा अगर किसी ने दी वो थे ज्योतिराव फुले साहब। उन्होंने सिंपल कहा था औरत को पढ़ाओ। उन्होंने अपनी बीवी को शादी करने के बाद पढ़ाया कि तू पढ़, और समझाया कि तुम्हें पढ़ना क्यों चाहिए। उस समय कोई भी अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाता। शादी के बाद तो औरत को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बैठता, घर के इतने काम होते हैं, ठीक है, सास ससुर की कहानियां होती है, बट इन्होंने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा। तो ज्योति राय फुले की डेथ एनिवर्सरी भी आई थी नवंबर 28 को डेथ एनिवर्सरी थी। अगर आप यूपीएससी देखोगे तो यूपीएससी आजकल इनसे बड़े सवाल पूछ रहे हैं ना। इनके बारे में थोड़ा समझते हैं क्या कहानी है। देखो, इनकी अगर कहानी देखें यहां से रहा, देखो इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो इनका जन्म वैसे तो अप्रैल महीने में हुआ था, यहाँ पर मेंशन नहीं है पर मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एडवोकेट किया था कि अनटचेबिलिटी और जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो गलत है। सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने एक समाज खोला जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, जिसका नाम था सीकर ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की खोज, टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर द लोअर कास्ट इन महाराष्ट्र। स्पेशली महाराष्ट्र को टांगे, महाराष्ट्र में ही पुणे में इनकी पूरी जिंदगी दी थी, और वहां पर उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों में जो सोशल अनइक्वालिटी चल रही है, चाहे वो पैसे को लेके थी, तू छोटा है तू गरीब है, या वो है रिगार्डिंग की स्टेटस कास्ट बेस्ड, तो उन दोनों का अपोज किया। ठीक, इनको जाना क्यों जाता है, ठीक है, या इन किस नाम से और जाना जाता है। इनको ना एक उपाधि दी गई थी, जैसे महात्मा गांधी को महात्मा मिला हुआ है वैसे इनको भी महात्मा ने मिला था। और इस एग्जाम में यूपीएससी का बड़ा अच्छा सवाल है, इनको महात्मा की उपाधि किसने दी। तो एक सोशल एक्टिविस्ट होते थे विठल राव किशन जी वांडेकर, इन्होंने दिया था इनको ये उपाधि, और ये एग्जाम में आता है यूपीएससी में, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। इन्होंने मैंने कहा था अपनी बीवी को पद पढ़ाया। इनकी बीवी बड़ी फेमस है, इनका नाम है सावित्रीबाई फुले, ठीक है। इनकी तो मौत तो पहले हो गई थी, ज्योतिराव फुले की तो मौत पहले हो गई थी, फिर इनकी वाइफ ने इनके पच्चनों पे चल के आगे बहुत कुछ किया था, ठीक है ना। 11 अप्रैल को इनका जन्म हुआ। इनकी कास्ट थी माली कास्ट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। माली कास्ट करती क्या है, माली जैसे नाम होता है माली, माली मतलब जो गार्डनिंग का काम करता है वो, या वेजिटेबल फार्मर्स, ठीक है ना। उस समय अंग्रेजों की वजह से, अंग्रेज क्या कर रहे थे अगर आपको पता हो, जो लोअर कास्ट लोग थे उनको क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कर रहे थे। भाई अंग्रेजों को तो पता लग गया था कास्टिज्म ये हिंदुस्तानियों की बनाई हुई उपज है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया था, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें पढ़ाना शुरू किया था। तो कन्वर्ट होने की जगह इन्होंने क्या किया, पढ़ाई पे ध्यान दिया, और पढ़ाई में इनका कॉटेज मिशन हाई स्कूल पुणे से इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करी, ठीक है। अब यहां पर और आगे चलते हैं। इन्होंने गर्ल्स के लिए एक पहला स्कूल खोला था 1848 में, मतलब देश की आजादी से करीबन 100 साल पहले इन्होंने एक स्कूल खोला पिपड़ेवाड़ा में, पुणे में। अगर आप अभी जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, स्कूल अभी भी वहां पर है। मैं देख कर आया हूं, मैं पुणे रहा हूं करीबन 6 साल। फिर यहाँ पर इनका जो स्टैब्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स एक और था शुद्रास एंड
अति शुद्रास डिस्पाइट द अपोजिशन फ्रॉम द फिगर लाइक बाल गंगाधर तिलक। एक आदमी थे बाल गंगाधर तिलक, आपने इनका नाम सुना होगा। बाल गंगाधर तिलक बहुत ही कमाल के फ्रीडम फाइटर थे, बट हर किसी में ना एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक था कि पूरी ताकत अपनी देश की आजादी फ्रीडम लेने में लगाओ, और ये जो सोशल रिफॉर्म्स है ये तो चलते ही रहेंगे पूरी जिंदगी। उनका मानना ये था। तो अपोजिशन हुआ था कि गर्ल्स को, शुद्रास को और अति शुद्रास को पढ़ाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो तुम, बेकार की बातें हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका ना थोड़ा सा हुआ था, मतलब दिक्कत आई थी। नाउ अच्छा, इन्होंने की एक किताब थी जिसका नाम है गुलामगिरी, 1873 में पब्लिश हुई थी। उसमें बताया था कि जो ब्राह्मण लोग थे उनकी डोमिनेंस कैसे रही, और स्लेव्स मतलब जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करा कैसे गया, ठीक है। फिर एक टाइम का शेद करना चाह रहे असुद, द कल्टीवेटर्स वेब कॉड। ये क्या करता था, जो फार्मर्स थे उसके ऊपर की कहानी थी। फार्मर्स के ऊपर मतलब ऐसा होता था पहले, अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं, पता नहीं आप कितना हिस्ट्री पढ़े हैं, बट ऐसा होता था कि फार्मर अलग होते थे, लैंडलॉर्ड अलग होते थे। तो लैंडलॉर्ड होते थे जमीन के मालिक, और फार्मर जो उस पे उपजाई कर रहा है, ठीक है। तो एक तरह से फार्मर गुलाम हो जाता था लैंडलॉर्ड का, कि मालिक तो लैंड का वही है, वो तो सिर्फ फसल उगा रहा है। तो इस चक्कर में एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हुआ करता था यहाँ पर, ठीक है ना, फार्मर्स का। अगर एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली हाईलाइट ज्योतिराव फुले अप्रोच टू सोशल रिफॉर्म। ज्योतिराव फुले का जो अप्रोच था सोशल रिफॉर्म के लिए, उनमें से कौन सी बात सही है। पहली बात उन्होंने कही है कि वो सपोर्ट करते थे ट्रेडिशनल वर्णा सिस्टम को, वर्णा मतलब कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते थे, बट अपोज करते थे अनटचेबिलिटी। कास्ट सिस्टम को सपोर्ट था, पर अनटचेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, वे मानते थे। दूसरा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है ना। आर्य समाज टू रिवाइव एंशिएंट हिंदू प्रैक्टिस, आर्य समाज से जुड़े हुए थे, नहीं, मैंने कुछ ऐसा बताया नहीं। ही एडवोकेटेड फॉर द डिसमेंटलिंग ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट द वुमेन एजुकेशन, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल भी जाति प्रथा को मानते ही नहीं थे, मानते थे कि वुमेन एजुकेशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। सी, ही बिलीव इन द ग्रेजुअल रिफॉर्म थ्रू द रिलीजियस प्रोपोगेशन ओनली, वो मानते थे कि जो रिफॉर्म्स होने चाहिए वो रिलीजियस प्रोपोगेशन होने चाहिए, जैसे धर्म बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ सी वाली स्टेटमेंट हमारी सही है, क्लियर है। चलिए भैया अगली न्यूज है कैफे नॉर्म्स। कैफे नॉर्म्स जो हैं आपको सुनने में तो भैया वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्टारबक वाला कैफे सुनाई दे रहा होगा, या भैया अगर आप 94 95 के बॉर्न लोग हो तो आपको नजर आ रहा होगा कि भैया जो कंप्यूटर वाला कैफे होता था, बट यहाँ पर वो कैफे नहीं है। कैफे का मतलब है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। देखिए कोई भी कंपनी जो होती है नंबर ऑफ गाड़ियां प्रोड्यूस करती है, मान लो 1000 गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही है। अब 1000 गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही है तो उन्होंने देखा कि अगर मान लो हम आम आदमी को पेनल्टी करें कि यार तुम तो तुम्हारा तो भैया क्या कहते हैं उसे, कार्बन एमिशन बड़ा ज्यादा आ रहा है, तुम्हारा एग्जॉस्ट खराब हो गया है, तो इसमें पूरी प्योर गलती जो बंदा कार ड्राइव कर रहा है उसकी नहीं है। मार्केट में जैसी कार आएगी वैसे ही तो बंदा खरीदेगा। मान लो एक गाड़ी है जिसमें बहुत धुआं निकलता है, तो अगर मार्केट में वही अवेलेबल है तो इंसान तो वही गाड़ी खरीदेगा, बात सही है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, इस पे हम एक एक्ट निकाल लें। ये एक्ट 2017 में आया था, रिसेंटली अभी न्यूज में बना था क्योंकि इसकी रिपोर्ट सामने आई थी, ठीक है ना। अब जरा समझते हैं क्या एक्ट था। एक्ट ये था कि हमें रिड्यूस करना है फ्यूल कंजप्शन रिड्यूस करना है, CO2 एमिशन एंड ऑयल डिपेंडेंसी इन एयर पोल्यूशन। देखो अगर मान लो कोई गाड़ी है जो ज्यादा एयर खा रही है और कम किलोमीटर चल रही है तो वो CO2 भी ज्यादा निकाल रही होगी। भाई बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा होता है अगर आपका कोई भी चीज, किसी चीज को अगर आप जलाओगे और अगर वो पूरी तरह से जल जाए तो उसमें CO2 एमिशन कम होगा, बात समझ में नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से जल गई, उसमें कुछ बचा ही नहीं। पर अगर कोई चीज पूरी तरह से जली नहीं है तो वो काला धुआं निकालेगी, और जितना काला धुआं उतनी स्ट्रॉन्ग CO2। बात समझ में आ गई। तो ये चाहते हैं कि कम पेट्रोल खर्च करने पे ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चले तो CO2 कम निकलेगा, कम एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है ना। सो पहला जो नियम था वो ये था कि ये सभी जितनी भी गाड़ियां हैं, क्योंकि 3500 kg की हैं, ठीक है ना,
उससे नीचे 3500 केजी से नीचे जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे डीजल हो, एलपीजी हो, सीएनजी हो, हाइब्रिड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पेट्रोल हो, कोई भी गाड़ी हो, उन सब पे लागू होता है। ठीक है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिसमें ऊपर गाड़ी का कितना पेट्रोल वो इस्तेमाल करती है पर 100 किलोमीटर, ये उन्होंने फॉर्मूला निकाला। नाउ अब इस फॉर्मूले से इन्होंने दो फेज रखे, फेज 1, फेज 2। फेज 1 था 2017 से लेके 22, ये तो हो चुका। अब जो न्यूज आई है वो फेज 2 की आई है। ठीक है। तो उन्होंने कहा था फेज 1 में कि अगर आपकी गाड़ियां 5.49 लीटर पर 100 किलोमीटर तक चल रही हैं, इससे कम आपका चल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो वो ओके है। फिर सरकार ने इसे और कम कर दिया 4.78 लीटर पर 100 किलोमीटर। ठीक है ना। अगर इससे कम निकल रही हैं तो और बढ़िया है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स रिगार्डिंग एनवायरमेंट पोल्यूशन स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब ये थी इसकी पूरी न्यूज। ठीक है ना। इसी चक्कर में ही आई थी क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं और इतनी जल्दी गाड़ियों में नए इनोवेशन करके लाना एनवायरमेंट के लिए वो टफ हो रहा है, जिसके चक्कर में होंडा है, किया है, महिंद्रा, इन सब ने फेज 2 के अंदर अपनी एक पेनल्टी दी है और जो टोटल पेनल्टी बैठी हुई है 7,300 करोड़। इतनी की पेनल्टी इन सभी कंपनियों ने मिलकर भरी है। ठीक है। ये न्यूज थी। अब जरा क्वेश्चन देखिए जरा, which of the following the best describe the primary objective of the corporate average fuel efficiency cafe norm introduced under the Energy Conservation Act 2001? तो भैया इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। आई थिंक क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात कर रहा है, कैफे के अंडर कौन सी ऐसी चीजें जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। तो अगर आप इसका बी पॉइंट देखोगे तो उसमें रहेगा कि अच्छी खासा फ्यूल कंजप्शन हो, मतलब बढ़िया तरह से सारा फ्यूल जले और एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कम से कम। तो बी इज द राइट आंसर ओवर यार। ठीक है। चलिए अगला देखिए जरा। अब आते हैं इस पे। चलिए भैया अगली न्यूज को देखे ध्यान से। सो आई एम श्योर आपने ज्योग्राफी में कभी ना कभी एक सी का नाम सुना होगा जिसका नाम है बाल्टिक सी। ये न्यूज में आया। ऐसा था, स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं जिनका नाम है उल्फ क्रिस्टसन, स्टेटेड की जो बाल्टिक सी है इज नाउ आयरस, वो बहुत ही आयरस जोन हो चुका है। सस्पेक्टेड द सैबोटाज ऑफ अंडर सी केबल्स, बिकॉज बहुत सारी केबल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। नाउ अब जरा पूरी कहानी समझते हैं क्या है पूरी कहानी। वो कह रहे हैं 2 फाइबर ऑप्टिक टेलीकॉम केबल इन द बाल्टिक सी वर सीवियर्ड, वो बहुत ही ज्यादा खराब है। दो ऑप्टिक फाइबर केबल जो कि इंटरनेट भेजती हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है ना। अ चाइनीज शिप यिंग पैंग 3 was present near the site during the incident remain anchored in the Kattegat Strait since the November 19। ये इंसिडेंट जब हुआ कि जो 2 वायर्स हैं पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, तो इसमें एक जो शिप था यांग पैंग 3 वो उस समय उस जगह पर जाकर अटक गया। ठीक है। अभी मैं आपको प्रॉपर ढंग से बताऊंगा क्या क्या कौन कौन सी लोकेशन, बस मेरी बात समझो। कोई भी बंदा डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को इसकी तैयार नहीं है और इस बात को एड्रेस करके स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी बात कही है। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। देखो आगे बात, देखो यहाँ पर एक स्टेट का नाम क्या दिया था, कैटेगेट स्टेट। समझो कैटेगेट स्टेट, ये एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। ये स्वीडन और डेनमार्क के बीच की जगह है कैटेगेट स्टेट। क्लियर है। अब ये वाली जो पूरा एरिया जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इस पूरे को हम कहते हैं ब्लैक सी। क्या कहते हैं? ब्लैक सी। अब आपको शायद नहीं पता होगा इसे ब्लैक सी क्यों कहते हैं। ठीक है। ब्लैक सी कहने का एक सबसे बड़ा कारण है कि पहले के टाइम में ब्लैक डिनोट करता था नॉर्थ को। ठीक है। और इसका जो एक लुक भी आता है पूरे समुद्र का, रात में काला आता है, तो इसलिए कहा गया है इसे ब्लैक सी। ठीक है। नाउ अब आपको ना एक वर्ड सुनना होगा, आपने काफी बार सुना होगा कि ये एक स्कैंडिनेवियन जो देश होते हैं उनके पास है ये। समझो मेरी बात। सेपरेट द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला फ्रॉम द मेनलैंड यूरोप। देखो अगर आप ध्यान से सोचो, ये जितनी भी ऊपर की कंट्रीज हैं ये होती है स्कैंडिनेवियन। ठीक है। और जो नीचे की है वो नॉन स्कैंडिनेवियन देश हैं। नाउ अब आपको कुछ और बात भी समझनी पड़ेगी। यहाँ पर ना जो ये हैं ये कंट्रीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो इससे अटैच होती हैं, ये पूछी जाती हैं एग्जाम में। जैसे आपको ध्यान रखना है कि डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआना, लेटविनिया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये साइड में डेनमार्क पहले बोल दिया, ये सारी कंट्रीज ब्लैक सी को घेरे रखती है। अब ब्लैक सी के अंदर कई नदियों का पानी जाता है, वो भी आपको याद रखना है। पोलैंड के विस्टुला इसका पानी जाता है।
जर्मनी पोलैंड की ऑर्डर, इसका पानी इसमें गिरता है। रशिया रशिया की लेवा, इसका पानी गिरता है। और लेटविया की है दोवा, ये पानी इन नदियों से जाके गिरता है। ठीक है, अब इसकी खास बात यह है, नॉर्मली समुद्र का पानी बहुत ज्यादा खारा होता है, तब नमकीन होता है, पर इसका पानी बहुत ज्यादा खारा नहीं है। क्यों नहीं है? ये इतनी सारी जो नदियां हैं वो फ्रेश वाटर अपने साथ लेकर आती हैं, तो आपको इसमें कम नमकीन पानी मिलता है। क्लियर है? यहां पर अगर आप आओगे तो ये वाला सी होता है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी से इसका जो अटैचमेंट है ब्लैक सी का, वो बहुत कम है। ठीक है ना? तो इस वजह यहाँ पर इसमें ब्रैकिश वाटर मिलता है। ब्रैकिश मतलब कम नमकीन पानी, ब्रैकिश वाटर मतलब कम नमकीन पानी। तो दुनिया में सबसे कम नमकीन पानी समुद्र का जो है वो ब्लैक सी का काउंट होता है। ठीक है, दुनिया में। चलिए आगे चलते हैं आप। अब यह इसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमने समझाने की जरूरत नहीं है। सारे जो यूरोपियन कंट्री हैं वो इसी से घिरे हुए हैं। ठीक है ना? बाउंड्रीज समझ लीजिए भैया, बाउंड्रीज आपको ना नॉर्थ में आप देखोगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अभी बताइए मैंने, डेनमार्क मिलेगा, कैटेगरेज स्टेट मिलेगा जो आपका स्वीडन और डेनमार्क के बीच में आ जाता है। साउथ में जाओगे तो जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया मिलेगा। ईस्ट में फिनलैंड, रशिया, बेल्फ और फिनलैंड मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे जरा क्वेश्चन लिखते हैं। विच बॉल, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, इनमें से कौन सी बात है जो सिग्निफिकेंस है कि बाल्टिक सी इन द रीसेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट, कि बाल्टिक सी के बारे में आजकल न्यूज में बात बन रही है, इनमें से कौन सी बात सही है? इट हैज बिकेम अ हाई रिस्क जोन ड्यू टू द सैबोटाज ऑफ अंडर सी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल। बिल्कुल, जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है वो वहां से टूट गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डेंजर जोन बन गया है और वहां से अब ट्रेडिंग जो है रोक दी गई है कुछ समय के लिए। और 19 नवंबर से लेके, मैंने नंबर बनाई थी, दिसंबर में न्यूज कवर की थी है, तो 19 से लेके दिसंबर तक तो भैया वहां से जो चाइनीज शिप था वो वहां से जा भी नहीं पा रहा था। क्लियर है? चलिए आगे देखिए आप, अगली न्यूज क्या है। चलिए भैया अगली न्यूज है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के लिए। देखो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मेजर जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें है। ठीक है, और वो आ जाती है रिस्पॉन्ड करने। अब यहाँ पर एक डेवलपमेंट हुई है कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे जो जम्मू सिटी के बॉर्डर एरियाज हैं लाइक कथुआ, दूधा एंड रजौरी, वहां पर भी एनर्जी होगी। ठीक है, अब एनर्जी है उसे क्या अगर कहा जाता है, निकनेम दिया गया है ब्लैक कैट कमांडो। ठीक, अब इसका काम क्या होता है कि कोई भी सिटी के अंदर जहां पर पुलिस फेल हो जाती है वहां पर एंटी टेररिस्ट के लिए वो ये होंगे। अब हुआ क्या था आपको पता होगा, अभी श्रीनगर से हटके जम्मू के एरिया में टेररिस्ट अटैक होने लगे। पठानकोट आपने सुना था कि, पठानकोट कह रहा हूं मैं, पहलगाम में ऐसे अटैक हो गए थे ना। अब जब पहलगाम में अटैक हुआ वहां पर इंडियन आर्मी पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई है, लेट पहुंची, जो भी XYZ कारण था। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर आप देखोगे कि जो बॉर्डर एरियाज में सिटीज है जहां पर टेररिस्ट के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, वहां पर आपको अब एनर्जी कमांडो भी दिखेंगे। ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर। अब जरा न्यूज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि एनर्जी कमांडो कब स्टैब्लिश हुए थे। सबसे स्टैब्लिश हुए थे ये अक्टूबर 16, 1984 पोस्ट ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो आपका अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पे ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद ये स्टैब्लिश हुए थे। ठीक, इसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो आपकी CRPF, CABA, BSF की वो और इंडियन आर्मी से ऑफिसर्स को लिया जाता है। इसका जो मोटो है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, दैट सिक्योरिटी एवरीवेयर। ठीक है, दूसरी बात ये है आपको बात समझना पड़ेगा, ये इनका जन्म हुआ था एक लीगल फ्रेमवर्क 1986 में आया था, इसका नाम था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट। कब हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार के तुरंत बाद ये बनाया गया था। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, डिफेंस के अंदर ये नहीं आता है। ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस SAS और जर्मनी की GS9, इन दोनों से इंस्पिरेशन लेकर इसे बनाया गया था। अब तक इसने 4 बहुत बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन किए हैं। पहला है ऑपरेशन ब्लैक थंडर गोल्डन टेम्पल का 1998 का, 1999 का IC-814 हाईजैकिंग। ठीक है, 2002 का अक्षरधाम टेम्पल अटैक और मुंबई का टेरर अटैक 26/11 जो था वहां पर। ठीक है, ये 4 इसके मेजर ऑपरेशन जो आपको पता होना चाहिए। अब मेरा पता है क्या मानना है, अब UPSC का लेवल बढ़ता जा रहा है तो पता है कैसे पूछेगा, वो पूछेगा ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन
अक्षरधाम, ठीक है ना, या अक्षरधाम टेम्पल अटैक। अब कह देगा ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने किया था, या एनएसजी ने करा था, या एयरफोर्स ने किया था, ऐसे मैच द फॉलोइंग देगा। ये मेरा मानना है अगर यूपीएससी को पेपर और टफ करना है, क्योंकि यार ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल होता है कि मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ हुई, ये बहुत ही सिंपल जवाब हो गया। पर अगर डीप जाना है, एनएससी कमांडो न्यूज में आइए तो वो ऐसे ही सवाल पूछेगा कि कौन सा ऑपरेशन कौन सी फोर्स ने किया था। और ये वाला जो सवाल है जो एनडीए में आते ही आता है कि बताओ ये इसका मोटो क्या है, मोटो क्या है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो ये तो एग्जाम में बैठेगा बेटा, क्लियर है, ये हो गई बात। अब आते हैं, अच्छा क्वेश्चन देखने जरा, क्वेश्चन क्या है जरा देखो। With reference to National Security Guard NSG, consider the following statement. It is a federal contingency force primarily raised to tackle the integral internal insurgency cross borders infiltration. क्लियर है, एक काम क्या है इसका, ये एक फेडरल कंटिजेंसी फोर्स है, मतलब कि एक टाइप की ये फोर्स है जो कि जब भी अटैक होगा तभी आ जाएगी। नहीं, ये एक जनरल फोर्स नहीं है, ये एक प्राइमरी काउंटर टेररिज्म फोर्स है। ऐसा नहीं है कि चोर आ गए और तुमने इनको बुला लिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या कहीं गोलियां चल रही है तुमने बुला लिया, नहीं, सिंपल है काउंटर टेररिज्म फोर्स, ठीक है। दूसरा, इट ऑपरेट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बिल्कुल सही बात, सेकंड बिल्कुल सही है। इट ड्रॉ स्ट्रक्चर इंस्पिरेशन फ्रॉम ब्रिटिश सास एंड GSG 9, बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड थर्ड एकदम सही रहता है आपका, बी इज द राइट आंसर। अगली न्यूज पे चलते रहा। अच्छा अब्दुल्ला यहाँ पर देखिए, अगली जो न्यूज है आपकी वो है जहारमा ट्राइब के रिगार्डिंग। जहारमा ट्राइब क्या है, अगर आप हमारे देश में मेनलैंड इंडिया मतलब ये वाला इंडिया को छोड़ के इधर की साइड जाओ, अंडमान निकोबार की साइड, तो साउथ और मिडिल अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको एक ट्राइब मिलेगी जिसका नाम है झारवाड़ ट्राइब, ठीक है। अब झारवाड़ ट्राइब के साथ पंगा क्या है कि यहाँ पर ना मॉडर्न मतलब डेवलपमेंट के नाम पर जो इनकी स्टेब्लिशमेंट है वो खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत आ रही थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें कहा गया है PBTG, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक। इनकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 250 से लेके 400 इंडिविजुअल है, ठीक है। न्यूज में आया था फॉर द फर्स्ट टाइम 19 मेंबर ऑफ जावा ट्राइब इन अंडमान निकोबार आइलैंड हैव बीन एनरोल्ड इन द इलेक्टोरल रोल, कि भैया इलेक्शन के इसमें आए हैं, एंड मार्किंग देयर इंक्लूजन इन इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। पहले ये लोग अपना कभी भी इलेक्शन प्रोसेस में या वोटर आईडी या आधार कार्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, पर अभी देखा गया है कि 250 से लेके 400 तक की आबादी जो है, 19 में से 19 लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं, हम जो इंडिया की डेमोक्रेसी है उसका हिस्सा बन के हम काम करेंगे। देखो सोच के देखो, आजादी के 70 साल बाद भी इनको ये नहीं पता डेमोक्रेसी नाम की चीज क्या है, और अब ये सोच रहे हैं कि अब हम करेंगे। नाउ ये लोग कई चीजें खाते हैं, फ्रूट्स तो खाते हैं, ये रूट्स भी खाते हैं, हनी भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, और अगर इसमें लिखा होगा तो देखो हंट करते हैं पिग्स, लिजर्ड, फिश, वो एंड अदर्स। जो प्रॉपरली हमारा एंशिएंट तरीका था उसी से चलते हैं आज भी। हर्ष जो होती है उनकी मतलब नॉर्मली झोपड़ी जो होती है उस टाइप की झोपड़ी होती है। इनकी एक अपनी लैंग्वेज है, ना हिंदी यूज करते हैं ना साउथ इंडियन भाषा यूज करते हैं। इनकी भाषा का नाम है ओनगान। क्या नाम है? ओनगान लोकल लैंग्वेज है यहाँ की, ठीक है। उसके बाद स्पेशल यहाँ पर मतलब कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आम आदमी आएगा और यहाँ पर अपना मतलब टूरिज्म का पूरा प्रोसेस दसता नहीं। आप यहाँ पर जाना ही अलाउ नहीं है, हिस्टोरिकली अवॉर्डेड आउटसाइडर का आना अलाउ ही नहीं था। बट समय के साथ ऐसा देखा गया है कि इंटरेक्शन स्टार्ट होने लगे 1990 से पहले इंसान गया ही नहीं था, ठीक है ना। अब सम जो जारवाना मेंबर्स हैं विजिट नियर बाय द टाउन एंड सेटलमेंट। अब वो ये लोग जो हैं साउथ इंडिया की साइड या अंडमान निकोबार की नॉर्थ साइड पे ये लोग आना शुरू हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है? ये पूरी कहानी। नाउ आगे देखिए, विद रेफरेंस टू द जारवाना ट्राइब ऑफ अंडमान आइलैंड कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर क्लासिफाइड अंडर द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप PBTG। बिल्कुल सही है, कोई गलत बात तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? दे स्पीक डायलेक्ट ऑफ हिंदी एंड बंगाली। नहीं, गलत। इनकी भाषा का नाम ही अलग है, ओ से स्टार्ट होती है, अभी बताया था मैंने। दे ट्रेडिशनली लिव्ड इन द आइसोलेशन, अवॉइडेड द कांटेक्ट विद आउटसाइडर अंटिल लेट 20th सेंचुरी। बिल्कुल सही बात है। 20वीं सेंचुरी मतलब 1990
ए लेड में भाई साहब इनका भैया इंट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, तो आंसर क्या हुआ, सी इज द राइट आंसर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रीवियस ईयरली न्यूज है पेन 2.0। पेन 2.0 क्या है, एम करता है कि भैया अब हमारा पैन कार्ड अलग तरह से होगा। उसमें क्या क्या है, ना खाली पेन बट टेन को भी इन्होंने चेंज करने की कोशिश करी है। अब देखो पैन कार्ड आपको पता होगा, अगर आप सब नौकरी करते हैं तो एक कार्ड लगता है जिससे ये सरकार के पास रहता है कि कितना पैसा आप कमा रहे हैं, उनके पास ये पूरी खबर होती है, जिसकी वजह से जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो इनकम टैक्स की रेडार में आती है और इंसान का इनकम टैक्स लगता है, ठीक है ना। अब कैबिनेट ने जब पैन कार्ड 2.0 लगाया तो उन्होंने इसके लिए 1435 करोड़ का मतलब अप्रूवल दिया है कि भैया इतना पैसा लगेगा ना। अब इसकी पूरी कहानी क्या है, देखो सबसे पहले अगर मान लीजिए पैन कार्ड में कोई दिक्कत आती है, अब खुद लीजिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन कोई करेक्शन करना है करिए, आधार पैन लिंक होगा, री इंश्योरेंस होगा, पैन वैलिडेशन इन अ पेपरलेस प्रोसेस, ठीक है ना। पैन का जो भी वैलिडेशन होगा उसके लिए आपको कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपके पास ना कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं जो यहाँ पर मतलब सरकार ने एक ही जगह रख दी है। मान लो आपको अपडेट कराना है, आप फ्री में कर सकते हो, आपको नया बनवाना है आप फ्री में कर सकते हो, आपको उसमें कोई चेंजेस कराने हैं आप फ्री में कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो आपके लिए आपकी कोई ऐसी कोई बड़ी फीस नहीं होगी, बहुत नॉमिनल चार्जेस होंगे, उसके दम पे आपको फिजिकल पैन कार्ड भी आपका बन जाएगा, ठीक है। अब पेन के साथ आता है टेन। देखो पेन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर जो हर बंदे के पास होता है, चाहे उसके पास एक बैंक अकाउंट हो, दो बैंक अकाउंट हो, तीन बैंक अकाउंट हो, चार बैंक अकाउंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 नंबर की डिजिट होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर होता है दूसरा 10 नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। देखो वैसे तो इसकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए जो आपको पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर पहले जो नंबर होते हैं, जो आपका पैन का कार्ड के पहले 3 अल्फाबेट होते हैं वो रैंडम होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, ट्रिपल ए से लेकर ट्रिपल जेड के बीच में कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। ये कंपनी का नंबर होता है कम, ठीक है। फिर होता है फर्स्ट लेटर ऑफ द एप्लीकेंट नेम, जो भी आपका नाम जिससे शुरू हो रहा है वो उससे होगा। सीक्वेंस होगी 4 डिजिट की, जैसे एक पिन नंबर होता है आपका वो होगा, ठीक है। एक लास्ट आपको डिजिट दिया जाएगा सो दैट वेरिएशन है कोई भी हैक ना कर सके। ज्यादातर नंबर होते हैं, लेटर्स कम होते हैं तो हैक करना आसान होता है, प्रेडिक्ट करना आसान होता है। तो ये आपका प्रॉपर ये सीक्वेंस होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से हम थोड़ा आगे चलते हैं ना। अब आते हैं हमारे पास 10 नंबर पे। देखो 10 नंबर के साथ भी क्या है, ये जो पहला वाला है वो सिटी को आपका डिस्क्राइब करता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एफ है फाइनेंशियली एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपकी कंपनी है जो उसको देख रही है, जो भी आपकी मतलब अकाउंटेंसी देख रही है कंपनी कितना कमा रही है वो, ये 4-5 नंबर रैंडम नंबर होंगे और रैंडम लेटर भी एक अल्फाबेट आखिर में रैंडम दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा है। तो अगर आपको आम भाषा में समझना है, पेन नंबर होता है इंडिविजुअल का, 10 नंबर होता है किसी भी कंपनी का। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए ये आपका नया नया सुंदर सा पेन कार्ड है, अगर आपने नहीं देखा है तो भैया देख लो, ये आपका ऐसा पेन कार्ड दिखेगा, ठीक है। यूज इसकी एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सामने, तो ये एग्जाम में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, ठीक है। चलो अगली तरह चलते रहा। अब आते हैं साइक्लोन पे। वाली न्यूज देखो, हुआ क्या था कि साइक्लोन फेंगल एक्सपेक्ट हुआ था कि वो तमिलनाडु आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वाली जो कहानी है ये तो एक फेंगल हो गया। अक्टूबर 24 में हमारे इंडिया में एक और साइक्लोन आया जिसका नाम ताना। ये दोनों रिसेंट साइक्लोन है जो हमारे यहाँ पर आए। एक बात और बताता हूँ, हमारा ये जो नॉर्थ इंडियन ओशन वाला हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा, इसमें मिनिमम 5 साइक्लोन हर साल देखे ही जाते हैं, ठीक है ना। अब साइक्लोन के बारे में कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ छोटी छोटी बातें जो आपको पता चाहिए। तो इसका बीच का हिस्सा होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं आई। जो इसकी ये वाली शेप होती है उसको हम कहते हैं आई वॉल, ठीक है। और जो इसके आसपास का एरिया होता है उससे होती है बारिश। यहाँ पर बारिश नहीं होती, जो इसके आसपास का एरिया होता है उसमें होती है बारिश, उसे हम कहते हैं रेन बैंड। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ अगर आप इतनी बात समझ गए तो आपको ना हमेशा एग्जाम में एक सवाल आएगा कि ऐसे कौन सा इफेक्ट है या ऐसा कौन सा फिनोमेना है जिसकी वजह से साइक्लोन पैदा होता है। तो वो हो गया कोरोलिस इफेक्ट। क्या हो गया मीजान? कोरोलिस इफेक्ट। क्लियर है? ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई।
चलिए अब जरा यहाँ से हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन जरा देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आता ही आता है। देखिए, क्या साइक्लोन लैंड पे पैदा हो सकता है? सिंपल सवाल, आंसर है नो। साइक्लोन हमेशा हमेशा वाटर उस जगह पर होता है जहां पर ओशन होता है। नंबर 1 पार्ट, दिस बर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एज पर द प्रोसेस ऑफ साइक्लोजेनेसिस। साइक्लोजेनेसिस अगर हम प्रोसेस की बात करें तो उसमें से कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट होती है? देखो, साइक्लोन जो इफेक्ट है जिसकी वजह से बनता है वो उसका नाम है पोरोसिस इफेक्ट। उस पूरे इफेक्ट के साथ और जो जो प्रोसेस होते हैं, जैसे अगर आपका सी का टेम्परेचर 26 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आपका पोरस इफेक्ट भी लग रहा है और वहां पर समुद्र में गर्मी ज्यादा बन रही है, सूखा ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है ना, और एटमॉस्फेयर स्टेबल बैठा हुआ है, ऐसे नहीं पहले से कोई बारिश हो रही हो या आंधी चल रही हो, तो वहां पर इन चारों कंडीशन को मिलाकर, ठीक है ना, सॉरी पहली 3 कंडीशन को मिलाकर आपका जो बनता है वो बनता है साइक्लोन, ठीक है ना। ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन छोड़ दे, गलत बोल गया मैं, ठीक है ना। मतलब समुद्र वार्म हो, इतना टेम्परेचर हो, पोरस इफेक्ट बन पा रहा हो, ठीक है, लो प्रेशर हो वहां पर, मतलब गर्मी का जो एरिया है वहां पर समुद्र के ऊपर वो ज्यादा हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये बात आप गांड बांध दीजिए कि आपके केस में आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन का जन्म होगा और उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम साइक्लोजेनेसिस। क्या कहते हैं? साइक्लोजेनेसिस। और आंसर इज ए, 1 2 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नई ट्रीटी हम लोगों ने करी है जिसका नाम है हाई सीज ट्रीटी। क्या नाम है? हाई सीज ट्रीटी। हाई सीज ट्रीटी में इंडिया ने ये ट्रीटी करी है जिससे हम लोग 3-4 बातों का ध्यान रखें, जैसे कि ज्यादा फिशरी करने के कारण ज्यादा मछलियां खत्म ना हो जाए, पॉल्यूशन ना हो जाए, जो रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन है वो ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। पूरी धरती पे 43% सॉइल है, इसका मतलब जमीन पे अगर चीजें अगर खत्म हो जाती तो इंसान समुद्र की तरफ बढ़ेगा अपने आप को जिंदा रखने के, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर हमें ऑयल चाहिए होता है तो हम खोद देते हैं, ठीक है ना। अब यही सारे इशू के कारण ये सारी बातें हुई हैं कि मैराइन को प्रोटेक्ट करा जाएगा, उसके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करा जाएगा, भी रहता है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जाएगा, और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, मान लो किसी एक कंट्री पे ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे वो रिसोर्सेज या ओशन को बचा सकता है, तो एक दूसरे को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर आसानी से करेंगे, इस रिगार्डिंग में बात हो रही है। नाउ ये ट्रीटी जो कम हुई है, कम टू इनटू 120 डेज, 180 दिन में आ गई है, और इसमें 60 से 60 कंट्रीज मिनिमम है जो उसको रेक्टिफाई करने में लगे हुए हैं। एम्फसाइज ऑन इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड ओपन एक्सेस टू नॉलेज जनरेशन। मतलब कोई भी इंसान, अगर कोई भी कंट्री बेहतर तरह से ओशन को यूज कर पा रहा है, उसके पास की कोई नॉलेज है, तो वो एकदम फ्री है नॉलेज, और दूसरी कंट्री उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, कोई भी रोक टोक नहीं है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा। नाउ यहाँ पर एक चीज और समझनी है, क्वेश्चन आया है इसका, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। हाई सीज ट्रीटी एम टू रेगुलेट एक्टिविटीज बियॉन्ड द नेशनल जुरिडिक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग इट्स 4 ऑब्जेक्टिव। पहला, क्रिएशन ऑफ मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया एमपीए टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी, बिल्कुल सही, कि ऐसा मैराइन एरिया बनाया जाए, उसको प्रोटेक्ट करना है, जैसे हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोडायवर्सिटी बनाई है, ऐसा हम कुछ बनाए। इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम मैराइन जेनेटिक रिसोर्सेज, कि भैया जो मैराइन्स के जानवरों के कोई भी जीन्स है उनको स्टोर करना शुरू करें, क्योंकि अगर कोई खत्म हो रही है तो उसको वापस पैदा कर सके। प्रोहिबिटिंग कमर्शियल शिपिंग बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, की EEZ, हर कंट्री का एक EEZ होता है, उससे बियॉन्ड कोई भी शिप अपना कुछ भी ना करे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरनेशनल वाटर्स में करते हो जो कि किसी कंट्री के अंदर नहीं आता है, तो वहां पर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये वाली जो चीज है, ये वो कह रहा है कि ऐसा अलाउ ही ना करा जाए। देखो जो क्या नाम है, इंटरनेशनल वाटर है, वो उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मान लो अगर आप इंटरनेशनल वाटर में एक अपना आइलैंड बना लो और उस आइलैंड को आप कंट्री घोषित कर दो, तो कोई रोक नहीं सकता आपको। तो ये थर्ड वाला पॉइंट गलत है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ द हाई सीज एक्ट, बिल्कुल सही। तो 1 to 4 तो इसमें एकदम सही है जवाब, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, देखो ये यहाँ पर बड़ा ही अच्छा इसमें बता रखा है, जो मैरीटाइम जोन होता है उसको हम 3-4 हिस्सों में बांट देते हैं। सबसे पहले होता है इंटरनल वाटर, ठीक है, जो आपका समुद्री हिस्सा होता है, उसके पास अगर कोई नदी लेक है तो वो इंटरनल वाटर्स में आती है। फिर आता है टेरिटोरियल सी, ठीक है,
उसके बाद ये होता है 24 नॉटिकल माइल्स से लेके 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका टेरिटोरियल सी होता है। ठीक, इसके बाद है कंटीजियस जोन। ठीक है, ये भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा होता है, आम आदमी यहाँ तक आराम से जा सकता है। अब ये आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? 200 नॉटिकल माइल्स का होता है, जहाँ टेरिटोरियल सी, जहाँ पर आम आदमी जा सकता है, वो खत्म होता है जोन। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है। ठीक है, नाउ अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो मतलब ये है कि यहाँ तक कोई भी देश अपने एरिया का जगह खोद के बाहर निकाल सकता है, कि कोई भी रिसोर्स, मतलब ऑयल निकाल सकता है, पर्ल्स निकाल सकता है, गोल्ड मिल रहा है गोल्ड निकाल सकता है, कुछ भी निकाल सकता है। फिर लास्ट आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसमें ऐसा वो कुछ नहीं कर सकता कोई देश। ठीक है ना, अब ये जो होता है वो सबसे बड़ा एरिया होता है, 200 नॉटिकल माइल तक ये चलता है। इसका मतलब क्या है? ये कब तक ये एरिया चलता है? जहां तक आपकी शेल्फ मार्जिन होती है, मतलब जहां तक ये जो लैंड मास है एकदम डिप करके खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। पर इसका कंट्री से कोई रिलेशन नहीं है, ये लैंड मास के रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये भी चीज आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए, और वो लेंथ भी पता होनी चाहिए, कौन कौन सी कहाँ तक है। तो एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए आप। पहला है आपका 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी, 24 नॉटिकल माइल तक कंटीजियस जोन, फिर आपका 200 नॉटिकल माइल तक स्टार्टिंग से बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और लास्ट है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ आखिर तक। यह है आपका प्रॉपर मैरीटाइम जोन जो आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं जरा। अब देखिए यहां पर एक ट्रीटी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि एग्जाम में नहीं बनती है। देखो, इंडिया ने साइन किए है रियाद के साथ डिजाइन लॉ ट्रीटी टू हार्मोनाइज एंड सिंप्लीफाई इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड रजिस्ट्रल ग्लोबली। देखो, कोई भी दो कंट्रियों के बीच में एक डिजाइन हुआ है कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे और हमारे डिजाइन ग्लोबली लोग एक्सेप्ट करेंगे, रजिस्टर काम हो सकता है। ठीक है, नाउ ये जो चीज है ये ऐसा नहीं है कि आम आदमी को इफेक्ट कर रही है, पर ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया की वैल्यू है वो बढ़ा रही है। जैसे यहाँ पर एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाया जा रहा है कि कोई भी इंडस्ट्रियल डिजाइन वर्ल्ड वाइड बन रही है तो वो दोनों कंट्री के नॉर्म्स के साथ बन रही है। ठीक है ना, तो जब 2-3 कंट्रियां एक साथ काम कर रही हैं तो एक्चुअल में वो वर्ल्ड को एक नया स्टैंडर्ड दे रही है। काम ऐसे होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जो स्मॉल स्केल कंपनी है, स्टार्टअप्स हैं, इंडिपेंडेंट डिजाइनर है, उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा ये। ठीक है, नाउ ये जो हुआ था एडॉप्टेड बाय हुआ था विपो के बारे में बात करते हैं। रियाद में ये पूरा साइन हुआ था 2024 के अंदर, अब उसमें काम चल रहा है। ठीक, नाउ की प्रोविजन क्या है इसमें, ध्यान से समझो। की प्रोविजन क्या है? सिंप्लीफाई प्रायोरिटी क्लेम करेक्शन। अगर मान लीजिए कोई भी करेक्शन होना है डिजाइन में तो आराम से हो सकता है। अलाउ मल्टीपल डिजाइन इन वन एप्लीकेशन, एक बार में आप मल्टीपल डिजाइन कर सकते हो एप्लीकेशन के अंदर। पुश और इलेक्ट्रॉनिक पेपरलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कोई भी डिजाइन आपको रजिस्टर कराना है तो आप पेपरलेस वे में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट आपको लेके चलना है। रिलैक्स टाइम लिमिट फॉर फिलिंग एंड सबमिशन, जो आपका फाइलिंग में या किसी चीज में टाइम जाता था वो इतना नहीं जाएगा, आपको बहुत ज्यादा कम से मिलेगा। मैकेनिज्म फॉर रिस्टोरिंग द लॉस्ट राइट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपने पहले कभी कोई डिजाइन रजिस्टर कराया था या ढंग से रजिस्टर नहीं हुआ या पुराने नॉर्म्स में कुछ कमी रह गई है तो आप उसे रिक्लेम भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश टाइम में आपके दादाजी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब आपको अपने नाम पे वो दिखानी है, तो अगर गवर्नमेंट लॉज वैसे बने ही नहीं है ना, तो भाई बड़ी दिक्कत आएगी। तो ये चीज है। ठीक है, चलो अब ऐसा कोई न्यूज नहीं आएगी इस पे। आगे देखिए जरा, ये देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस आदमी को भी समझ लीजिए। देखो, ओपियोफेगस कलिंगा, ध्यान सुनिए। ओपियोफेगस कलिंगा एक सांप का नाम है जो कि आपका एक्चुअली किंग कोबरा का भाई है, जो कि वेस्टर्न घाट में मिलता है। ठीक है, इसे बोला भी जाता है कलिंगा सर्पा, या कहा जाता है ओपियोफेगस कलिंगा भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक डिस्कवरी करी गई है एक आदमी के द्वारा, जिसका नाम है पी गोबरी शंकर। उसने रिवील करे हैं 4 किंग कोबरा स्पीसीज इंक्लूडेड दिस वन। ये नया कोबरा की स्पीसीज है जो कि कहाँ मिलता है? वेस्टर्न घाट में आपको मिलता है। ठीक है, साउथ इंडिया की तरफ। कहाँ पर देखने को मिलेगा? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। ठीक है, अब
इसके लिए आपको ये बात समझना चाहिए कि कोई भी कोबरा जो है वो IUCN के स्टेटस में आता है कि मतलब वनरेबल है, कि इनसे इंसान से मार नहीं सकता। नाउ ये जो है, अब आपको बात समझनी पड़ेगी, इन द मिड एलिवेशन रेन फॉरेस्ट बट ऑल्सो इनहेबिट द लोअर फुट होल एंड द माउंटेनियस फॉरेस्ट। देखो, अगर आप इसकी इनिशियल फोटो देखो तो आपको ये पेड़ पे दिखेगा, दिख रहा है आपको? तो कहा जा रहा है कि ये जो सांप है ये आपको 3 जगह मिलेगा, या तो लंबे पेड़ों पे मिलेगा, मिडिल लेंथ के पेड़ पे मिलेगा, या ये आपको जमीन पे भी आराम से मिल सकते हैं इनके बिल। तीनों जगह पर ये सांप आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक बात और, यहाँ पर एक बात देखी गई है, जो फीमेल फॉरेस्ट होती है वो प्रॉपर अपना घोंसला बनाती है। चिड़िया का घोंसला होता है, वैसे ही इसका भी घोंसला होता है, जिससे वो अपने अंडे को प्रिजर्व रख सके। ठीक है ना? चलिए, यहां तक हुई ये बात, आगे चलते हैं जरा। अच्छा, इससे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ही लाइट न्यूज है ये, इतनी खतरनाक नहीं है। चलो आगे चलते हैं जरा। अब आते हैं ONOS, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन? यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव 6,000 करोड़ फॉर द ONOS इनिशिएटिव। क्या होता है, मैंने क्या बोला? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। पूरी कहानी समझो क्या है। ONS को आम शब्दों में समझने के लिए ये समझना पड़ेगा, जो हमारे PhD होल्डर्स होते हैं वो पेपर्स अपने सबमिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जर्नल्स में। अब क्या होता है, जैसे Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स या ZTV, इन सब का अलग अलग सब्सक्रिप्शन होता है। ऐसे अलग अलग जर्नल छापने वाली एजेंसियों का अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्राइस होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक ही प्राइस रख रहे हैं, मतलब एक ही ऐप कह लो, वेबसाइट कह लो, उसको हम बना रहे हैं। इसका नाम है ONS, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो कोई भी आपको जर्नल खरीदना हो, आप हमारे गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पर आओ और आपको कोई भी रिसर्च पेपर मिल जाएगा। अलग अलग फीस, जैसे Amazon, नेटफ्लिक्स को अलग अलग फीस देनी पड़ती है, वो फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। सरकार ने इसके लिए टोटल 6,000 करोड़ रुपए लगाए हैं, जिससे आप मतलब आम आदमी को या आम जो बंदा है उसको बेफालतू में पैसे ना देने पड़े एक्स्ट्रा। ठीक है, अब देखो यार, इससे क्वेश्चन तो ऐसा कुछ खास नहीं बनेगा, ठीक है ना? पर इसमें एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा है INFLIBNED, ये मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ। देखो, अगर ये आया तो ऐसे आएगा, इतना खतरनाक आता नहीं है। देखो, ऐसा होता है, जो ONS होता है वो इनिशिएट एम है किसके लिए? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, इसमें क्या होगा, इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होंगे, ना कि प्राइवेट वन, वो इसमें एक जगह एक साथ कोलैब हो जाएंगे और उनके सारे 13,000 जर्नल जितने भी हैं वो इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे इसके द्वारा। ठीक है ना? इस बॉडी, गवर्निंग बॉडी के द्वारा इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। नाउ अब यहां पर जरा एक चीज दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, ये देखो, InfliBNet, ये एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो इस पूरे काम को करेगी। ठीक है, फुल फॉर्म पे मत जाओ, एग्जाम में आएगी भी नहीं है, बस इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो, यहां तक की बात आ गई। अब जरा हम अगली न्यूज पे चलते हैं ना। चलिए, अगली न्यूज देखिए। अगली न्यूज का नाम है NMNF, मतलब नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। मतलब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव किया है, क्या कि हम 2,481 करोड़ को लगाएंगे, उससे 4 चीजें हो सके। पहली बात, डाइवर्सिफाई मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, कि भैया एक से ज्यादा क्रॉप लगाना सिखाया जाए और यहाँ पर इंसान, मतलब फार्मर्स खाली गेहूं पे डिपेंडेंट ना है। देसी काउ बेस्ड जो भी चीजें बनती हैं, जैसे यूरिन हो गया, आपका काउ डंक हो गया, उससे आप नेशनल फर्टिलाइजर बनाए। ठीक है, बायो इनपुट रिसोर्स, यहाँ पर क्या कर रहा है, प्लान टू सेटअप PRC टू प्रोवाइड फार्मर विद इजी एक्सेस टू नेचुरल फार्मिंग इनपुट। ये हम आराम से, जैसे कि कोई भी फार्मर है उसको लोकल लेवल पे सुविधा देने के लिए यहाँ पर PRC का जन्म हुआ है। PRC में आपको 2 मिनट में बताता हूँ PRC क्या होता है। ठीक है, तो अभी मोटा मोटा समझ लो, BRC की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मर्स की मदद करती है, क्योंकि आपका पूरा हेल्प करती है कि कैसे आप एक अच्छी फसल उगा सको। और देखो यहीं पे लिखा हुआ है BRC फॉर्म, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। दिख रहा है आपको? गंदा गंदा कर देता हूँ लिखने में। हाँ देखो, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। नाउ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स, एस्टैब्लिश अप्रॉक्सिमेटली 2,000 मॉडल फार्म्स फॉर हैंड ऑन ट्रेनिंग। ठीक है ना? यहाँ पर क्या है, इनकी मदद करने के लिए 2,000 मॉडल फार्म को बनाया गया जिससे फार्मर्स को ट्रेन करा जा सके और इनको
बेहतर एक स्टैब्लिशमेंट दिया जा सके कि अपनी फसल कैसे उगाई जाए। ठीक है, चलिए अगला क्या है, इसके 4 ऑब्जेक्टिव है। केमिकल फ्री फार्मिंग, कि भैया फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम से कम हो, ये समझा सके। सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करी जा सके। क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट के प्रति इनको पता हो यार कैसे हम क्लाइमेट को भी बचा सकते हैं। मान लो आप फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हो तो आप सॉइल खराब करो, सॉइल खराब करो तो वाटर खराब करो, वाटर खराब करो सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर सिखाया जा रहा है। लास्ट से सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, प्रमोट डाइवर्स क्रॉपिंग सिस्टम एंड इंटीग्रेट फार्मिंग प्रैक्टिस एंड एनहांस बायोडाइवर्सिटी। मतलब आप अगर अलग अलग फल उगाओगे, अलग अलग सब्जियां उगाओगे, तो आप सब्जियों में या वेजिटेशन में बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करो। एक ही फसल उगाओगे तो दिक्कत बढ़ती जाएगी, सॉइल की कैपेसिटी खत्म होती जाएगी। ठीक है ना, ये हो गई बात। ओके, अब देखो कंपैरिजन बताया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, दोनों अलग अलग चीजें होती है। देखो जो नेचुरल फार्मिंग होती है रिलाय सोनली ऑन द डार्म रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं खाली आप उस पर डिपेंडेंट होते हो। यूजेस इंडिजिनियस फॉर्मुलेशन सच एज जीवामृत, जीवामृत जो हम कर रहे थे कि जो काऊ के डंक होते हैं उससे या यूरिन से हम एक बेहतर फर्टिलाइजर बना रहे हैं। ठीक, फोकस ऑन ब्रांडिंग फॉर केमिकल फ्री प्रोड्यूस, कि यहाँ पर आप केमिकल फ्री कुछ भी केमिकल आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ लो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, अलाउज ऑफ फार्म ऑर्गेनिक इनपुट लाइक बायो फर्टिलाइजर। देखो अब आप बायो फर्टिलाइजर तो यूज कर रहे हो, मतलब कि आप खाद का इस्तेमाल तो कर रहे हो, और वो आपकी खुद की बनाई हुई नहीं है, आप बाहर से लेकर आ रहे हो। ठीक है, आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है ना, इन्वॉल्व्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये भी अगेन मतलब ये है कि बाहर से जब आप फर्टिलाइजर्स को लेकर आते हो जो आपके खुद के खेतों में नहीं बने तो हम उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जो आप खुद के फर्टिलाइजर्स बनाते हो, खुद के आप क्या कहते हैं खाद बनाते हो, तो हम क्या कहते हैं नेचुरल फार्मिंग। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन देखो जो आपके एग्जाम में आएगा, क्या नाम है इसका, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। NMFR इज अ सब कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक सब पार्ट है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सच नहीं है। ठीक है, द मिशन एग्री द केमिकल फ्री फार्मिंग, बिल्कुल ये बात तो सही है, बी वाली बात बिल्कुल सही है। लास्ट के बायो इनपुट रिसोर्सेज BRC एंड अंडर NMNF एम, BRC जो आता है NMNF जो अभी हमने बात किया था उसके अंदर आता है। क्या ये बात भी सही है? हाँ, बी ये भी सही है। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूं। हाँ ठीक है, ओके ये हो गया। अगली न्यूज देखिए जरा। अगली न्यूज है प्रोबा 3 मिशन के लिए। देखो प्रोबा 3 मिशन ना इंडिया ने लॉन्च नहीं किया, मतलब इंडिया का नहीं है, बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ठीक है ना, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो यहाँ पर मिलके काम कर रही है सिर्फ एक चीज को फाइंड आउट करने के लिए, क्या कि जो सन की आउटर लेयर है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है। सो सन की जो आउटर लेयर है, अगर आपको पता हो, मान लीजिए ये आपका सन है और इसके सामने अगर मून आ जाए, इसके सामने जस्ट मून आ जाए तो मून इसको ढक लेता है, और जब मून ढक लेता है तो अर्थ पे इसका इक्लिप्स दिखाई देता है। अब इक्लिप्स जब दिख रहा होता है तो सन की आउटर लेयर चमक रही होती है, बहुत ब्राइट और बहुत क्लियरली दिख रही होती है कि आउटर लेयर में हो क्या रहा है। तो जो ये आपका प्रोबा 3 मिशन है, प्रोबा 3 मिशन ये कहता है कि भाई साहब हम एक आर्टिफिशियल एक्लिप्स बनाएंगे, हमारी जो सैटेलाइट है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाएगी ऐसे, और जिसकी वजह से जो सन की आउटर लेयर है, कोरोना याद रखना, पूछी जाती है कई बार, कोरोना, वो आपको क्लियरली दिख जाएगी। और यहाँ पर हम 3 इंस्ट्रूमेंट का मेनली यूज कर रहे हैं, एस्पेक्स, डारा एंड 3Ds। एस्पेक्स है कोरोनोग्राफ है जो मतलब फोटो लेने का काम कर रहा है, एक डारा जो है एक रेडियो मीटर है, ठीक है, जो उसकी सोलर रेडियंस सोलर रेज है वो बताएगा, और 3Ds मतलब 3D एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन फ्लक्सेस को चेक करने का काम करता है कि इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, ये इसका पूरा का पूरा काम। ठीक है, न्यूज इससे बन सकती है। दो कौन सी स्पेस एजेंसी हैं जो इसमें काम कर रही है, एक है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऐसा, और इंडिया की है इसरो, नंबर 1। वेरी गुड, ये एक बात हो गई आपकी। दूसरी, मिशन विल बी सिमुलेट अ सोलर एक्लिप्स इन अ स्पेस, बिल्कुल सही बात है, हम एक सोलर एक्लिप्स बनाने वाले हैं। दोनों सैटेलाइट विल मेंटेन अ फिक्स सेपरेशन ऑफ 800 किलोमीटर, नहीं, एक्चुअली यहाँ पर जो सेपरेशन होगा वो 600 किलोमीटर का होगा दोनों सैटेलाइट के बीच में। तो यहाँ पर थर्ड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड आपकी करेक्ट आ जाती है। 1 and 2 इज द राइट आंसर। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखें जरा,
ओके भैया, अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। न्यूज ऐसी है, ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म। एक तरह से भैया जैसे मैट्रिमोनियल होता है, वैसे ही भैया इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। मतलब क्या हो गया मैं बताता हूँ। ऐसा भैया देश है, उसके यहाँ मान लो नदी गंदी हो रही है बहुत ज्यादा, तो ये वाला प्लेटफॉर्म मतलब जीएमपी क्या करेगा कि ये एक ऐसी कंपनी से मिलाएगा जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये इसका पूरा काम है जीएमपी का। तो जीएमपी क्या करती है, मदद करती है क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी अगर कोई इशू आ जाता है तो उसको रिजॉल्व करने में। बहुत ही वीक है ये, ठीक है ना, वीक न्यूज है मतलब। और ये एग्जाम में नहीं आएगी, थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। ये जो था ये एक सेकेंड जरा, हाँ, जिसकी नोटेबल पार्टनर है इसके अंदर वो है आपके क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जीआईजेड, यूएनआईडीओ एंड वर्ल्ड बैंक। ये चारों पांचों लोग इसकी मदद करते हैं इसको रिजॉल्व करने में। क्लियर है, ये बात है। अच्छा, इसको स्टार्ट किसने किया था? इनिशियल इसकी फंडिंग आई थी जीएपी से, ठीक है ना, जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड क्लाइमेट एक्शन ने इसको भैया पहली फंडिंग उठा के लाके दी। ठीक है, नाउ यहां तक की बात होगी, और तो इसमें कुछ खास है नहीं। अच्छा, पायलट प्रोजेक्ट में जो कंट्रीज जिसमें इन्वॉल्व हुई हैं, जिनके साथ इसको मतलब इसका बेनिफिट हो रहा है, वो है अर्जेंटीना, कोलंबिया, चिले, इजिप्ट, इंडोनेशिया, केनिया, मोरक्को एंड कंबोडिया। बस इसमें और ऐसा कुछ है नहीं खास जो आपको जानना है। ये अभी ये मेरे हिसाब से एग्जाम में न्यूज नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ना अभी इंडिया आया नहीं है। अगर इंडिया आ जाएगा ना तो ये न्यूज बन जाती। सो लेट्स स्किप, इसके क्वेश्चन करने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखिएगा, एमएसएमई। चलो भाई, अब इसमें न्यूज में पता है क्या बताया? ये बताया गया है कि एक उद्यान पोर्टल है, उसमें बताया है कि जो हमारे देश के एमएसएमई है उन्होंने 15 मंथ के अंदर 10 करोड़ जॉब क्रिएट करी है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने अपना अचीवमेंट बताया कि स्टार्टअप इंडिया को पूरा एक्चुअली मीडिया फेलियर बता रहा था, तो उन्होंने एक अपडेट दिया है। तो ये एक अच्छी न्यूज है जो आपके सामने आती है। अब आपको कुछ टर्मिनोलॉजी अब आपको समझनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इसमें आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, मतलब आप क्या कहते हैं पैसा कमा पा रहे हो, तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस में कहलाए जाओगे। अगर आपने 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया और 50 करोड़ रुपए तक आप कमा रहे हो तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाए जाओगे। और आप मीडियम एंटरप्राइज तक कहलाए जाओगे आप जब 250 करोड़ तक का रेवेन्यू बना रहे हो, जब आपने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाला था उसमें, तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस आपका कहलाया जाएगा। ठीक है, नाउ अब एमएसएमई का यार रोल बहुत ज्यादा है। देखो, आप ऐसा ना रातों रात बड़ी कंपनी खड़ी नहीं कर सकते 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ की। तो एमएसएमई ही होते हैं जो जॉब क्रिएट कर सकते हैं और देश की हालत में सुधार ला सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 30% ऑफ इंडिया जीडीपी कम फ्रॉम ऐसे एमएसएमई। ये बहुत बड़ा रोल है, इसको बढ़ाना है हमें। ठीक है, इसको हम बढ़ाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे। सेल्फ रिलायंट का मतलब समझते हो, अपने हाथ में ताकत है। हमें किसी के ना दो मतलब एक आलू तक की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया हमें तो कुछ ला के दे दे। जैसे चाइना क्या होता है, चाइना के साथ अगर आपको कंसेप्ट पता हो, ऐसे कई साल पहले बात आई थी, चाइना से कंटेनर भर भर के जाते हैं दूसरे देशों में सामान बेचने के लिए, पर जब चाइना के अंदर कंटेनर्स आते हैं तो वो खाली आते हैं, एकदम खाली। ठीक है ना, तो चाइना खुद ही बनाता है, खुद ही खाता है, खुद ही सब कुछ करता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने व्हाट्सएप तैयार कर लिया, अपना फेसबुक तैयार कर लिया, अपना इंस्टाग्राम तैयार कर दिया, तो खुद ही उसके पास इतनी पॉपुलेशन है, वो ही यूज कर लेते हैं सबके सब। ठीक है ना, वो ही उससे रेवेन्यू कमा लेते हैं, मतलब खुद में अपने आप में सेल्फ सस्टेन है। तो एमएसएमई अपने देश को सेल्फ सस्टेन बनाने की ताकत रखता है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये तो सिग्निफिकेंट, हाँ, जॉब बहुत क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट बहुत आएगी। ऐसे में एमएसएमई प्रमोट क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। बिल्कुल सही बात है, जो एमएसएमई होते हैं नई प्रोडक्ट और सर्विस लाते हैं जो कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट को जनरेट करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने कई तरह से उन्हें सपोर्ट किया है। बजट था 22,000 करीबन करोड़ का इसके लिए। ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव बहुत सी थे, उद्यान रजिस्ट्रेशन किया था, एमएसएमई संबंध पोर्टल किया गया था। बहुत ज्यादा तो लोन मिला करते थे, पता है। एक लोन तो मैंने खुद ऑलमोस्ट ले ही लिया था, पर मेरे को फिर काम नहीं पड़ा था, मैंने कहा जब छोड़िया, खामा लोन का क्या पालना। पर बहुत आसानी से लोन मिल जाता है सरकार से, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है, मतलब 7-8% पे आपको वो मिल जाता है। ठीक है, लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड दिस प्लेटफॉर्म ऑफर अ सपोर्ट फॉर एमएसएमई एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दीजिए, इसका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू इन्फोग्राफिक्स, जो अभी आपने भी देखा था, या अगर हम एमएसएमई का इन्फोग्राफिक्स को यहाँ पर काट के दें,
एमएसएमई का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? तो आंसर क्या आता है? 30%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। इकोनॉमिक्स बेस का बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो हमारी अगली न्यूज है वो है कॉन्स्टिट्यूशन डे। हमारा देश में ना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। देखो, एक होता है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे वो है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया था, जब हमने दुनिया को बताया ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, वो डेट थी 26 जनवरी। बट जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था वो था नवंबर 26। नवंबर 26 को एकदम रेडी हो गया था वो। ठीक है, अब ऐसा था कि सेलिब्रेट, यहाँ पर न्यूज बता रहा हूँ, न्यूज क्या है कि सेलिब्रेट द एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन द नवंबर 26, 1949। तो 1949 में एकदम खड़ा हो गया था और ये मान लिया गया था कि हम इसको अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। ठीक है, लीगली हम इसको इम्प्लीमेंट करना जब स्टार्ट करते हैं वो था 26 जनवरी 1950। क्लियर है? ओके, 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिस ईयर। यहाँ पर आपके 75 ईयर्स हो चुके हैं और इसके दम पर हमारे इसका जो एक थीम है, कह लो मोटो था, वो था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ठीक है, नाउ याद की बात आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ अब इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जरा समझते हैं कि यार कैसे है ये। यहाँ पर देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि 26 नवंबर को ये कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाएगा। पहले इसे लॉ डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉ डे। पर अब इसे लॉ डे नहीं बनाया जाएगा, इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाएगा। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो हमारे कारीगर थे उनमें सबसे प्रमुख नाम पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। इन्होंने पूरा काम बैठ के किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच में ही बोला था ये बात, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके खड़ा हो गया था तो इनकी बड़ी अच्छी तारीफ करी गई थी कि जो इनका अगर योगदान ना होता तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन कभी वक्त सही वक्त पे तैयार ना होता। ठीक, अब ना कुछ बातें हम समझते हैं जो हमें जानना है। नाउ पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई कैसे? देखिए, भगत सिंह की मौत हुई थी 1931 में। भगत सिंह की मौत के बाद दोबारा से जो फ्रीडम मूवमेंट था वो एकदम जोश में आ गया था। पहले वो खत्म हो गया था। एक्चुअली क्या होता, 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था और जलियांवाला बाग में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। अब उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से तो फ्रीडम मूवमेंट बहुत तेज हो गया था। बट 1921 के आसपास या 1920 के आसपास ये वापस ले लिया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और फिर पूरे देश में ना जो एक फ्रीडम की आग थी वो अब ऑलमोस्ट खत्म सी हो रही थी। मतलब लो गई थी, एनर्जी लो गई थी, हार मान लेते यार ऐसा कुछ हो ही सकता, हम तो गुलाम ही रहेंगे। फिर क्या हुआ था, भगत सिंह के आने के बाद 1931 में भगत सिंह ने बोल दिया मुझे तो पूर्ण स्वराज चाहिए, तब निकलो सारे अंग्रेज यहाँ से, दफा यहाँ से। तो उनके बनने के बाद अब तभी लोग अलग अलग कांग्रेस वाले जगने लगे। मैंने कहा भाई हमने गलती कर दी कि हमने खाली एक आदमी को फॉलो किया, वो महात्मा गांधी। अब हमको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, हमको क्या करना है। ठीक, तो कांग्रेस की असेंबली होती है, नेशनल कांग्रेस असेंबली 1985। उसमें एक बंदा होता है, उनका नाम होता है मनाबेंद्र नाथ रॉय। याद कर लो, बंगाली आदमी है। ठीक है, इस बंगाली आदमी बोलता है कि हमें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे तो वो हम तो कुछ कह नहीं सकते, हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई। फिर अब ये सारा प्रोसेस तो हो गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन असली में बनने की बात आई 1947 के अंदर, तो इसको लिखने का काम जो करा था वो था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इसे प्रॉपर तमीज में लिखा था। ठीक है, एक और बात हुई थी यहाँ पर, जो इसके आर्टिस्ट थे वो जो थे जिन्होंने इसे पूरी तरह सजाया था वो थे बिहोर रामनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस। बंगाली थे। ठीक है, इन बंगालियों ने अपना काम किया। नाउ अब ये जो ओरिजिनल कॉपी थी जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, वो आज भी अगर आप इंडियन पार्लियामेंट में जाओगे तो वहां पर उसे हीलियम गैस के अंदर रखा गया है जिससे वो उसका पेपर सड़ के खराब ना हो। अगर आपकी किताबें ऐसी पड़ी रहती है ना काफी लंबे समय तक, तो उसमें ना एक कीड़ा आ जाता है बुकवॉर्म, वो कागज खाता है और वो कागज खा के खत्म कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर मतलब सेव कर रखा है। नाउ एग्जाम में आने वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बहुत बार आता है वो ये कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे? वो थे 395 और कितने पार्ट से वो थे 22 और कितने शेड्यूल थे वो 8। ये चीज 10,000 बार एग्जाम में पूछी गई है। मेरे पापा के टाइम में भी पूछी गई थी, मेरे टाइम पे भी पूछी गई थी, तुम्हारे टाइम पे पूछ रहे हैं। ये पता नहीं क्यों है, फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछते ही रहते हैं। ठीक है, ये बात आई थिंक सबको पता होगी, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है। ठीक है ना, चलिए अच्छा अब एक क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया।
कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया क्यों मनाया जाता है, इसकी बात इसमें कौन सी लिखी है? क्या ये बर्थ एनिवर्सरी है? नहीं। इट इज मार्क डे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था? नहीं। इट वाज कॉमोरेटेड एंड एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नवंबर 26, 1914। जी हाँ, जब पूरी तरह से तैयार हो गया था तो ये कहा था कि ये हमारा फाइनल ड्राफ्ट है और इसको ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो बेकार, ये तो इसको सेंस नहीं बनता। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था उस टाइम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गई बात। नाउ अब यहां पर हम थोड़ा और आते हैं, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। क्या है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर? ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की वैसे तो, ठीक है, पर मोटा मोटा पता होना चाहिए। हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट न्यूज नहीं आती, पर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट न्यूज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मेन स्ट्रीम में न्यूज बन रही है तो एक बार देख लेना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था। तो अगली जो टॉपिक है वो है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ये वैसे तो उड़ीसा गवर्नमेंट की आई थी, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था आपको। तो भैया अब ये जो गवर्नमेंट की थी ICRISAT, इस फुल फॉर्म को आप ना जानो तो ही बढ़िया है। इसका मतलब ऐसे मैं बता देता हूँ, छोटा सा होता है। इसका मतलब है कि जो सेमी एरिड रीजन होते हैं, ठीक है ना, जहां पर सूखा बहुत बढ़ता है, ये ऑर्गेनाइजेशन इस जगह के लिए बनाई गई थी कि वो कैसे अपनी फसलों को उगाए। तो अगर इसकी फुल फॉर्म देखनी है आपको तो होती है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड। सेमी एरिड मतलब आधा सूखा और आधा हरा भरा, उस जगह को हम कहते हैं सेमी एरिड, या बोलो कम बारिश जहां होती है उसे हम कहते हैं सेमी एरिड। नाउ हुआ क्या, उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा भाई हमारा जो एरिया है वो तो सेमी एरिड वाला एरिया है। नाउ भैया हमारी तो प्रॉब्लम ये है कि हर हाल में हमें फसल तो उगानी है, हम किसी और स्टेट पे डिपेंड नहीं होना चाहते। अगर आपको नहीं पता, रिसेंटली न्यूज में भी आया था कि उड़ीसा की जो आसपास की स्टेट है उन्होंने उसे प्याज या अलग सब्जियां देने से मना कर दिया है। ठीक है, मतलब हम लोग तो दूसरे देशों को कहते हैं कि दूसरे देश ऐसे है, हमारे ही देश में जो नेबरिंग स्टेट्स थी उड़ीसा की, उन्होंने कह दिया हम आलू नहीं दे रहे, हम प्याज नहीं दे रहे, ऐसी हरकतें कर दी। तो उस स्टेट में बड़ी दिक्कत आ गई। तो क्या है, अब इस चीज की सोल्यूशन के लिए वो खुद कह रहे हैं कि हम अपना खुद ही सॉइल से फसल उगाएंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, वरना हमारी स्टेट की तो भैया बैंड बचा के। तो सबसे पहले सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस हो, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रख रहे हैं, मतलब कि हवा से ना उड़े वगैरह वगैरह, वो स्टेबल रहे एक जगह। मैक्सिमाइजिंग क्रॉप डाइवर्सिटी, अगर हम जितनी ज्यादा क्रॉप उसमें उगा सकें और बढ़िया है। मेंटेनिंग सॉइल कवर, ठीक है, उस सॉइल को इस तरह से रखा जाए जैसे ये हो गया कि वो हिले ना। सेम भी यही होता है कि इसको ना पकड़ के रखा जा सके किसी तरह से, कोई दिक्कत ना आए हमें, ठीक है ना, सॉइल मेंटेन रहे एक जगह। कीप लिविंग रूट ईयर राउंड, ठीक है ना, जो आपकी जड़ें हैं मतलब क्या कहते हैं पेड़ पौधों की, वो पूरे साल रहें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 6 महीने आप उगा पा रहे हो बाकी नहीं उगा पा रहे हो। जैसे आप अगर पहाड़ों पे जाए, 6 महीने बर्फ पड़ती है, वहां पर 6 महीने कुछ नहीं उग सकता, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें को ध्यान में रखती हूँ ना। अब इसमें कुछ प्रैक्टिसेस थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कंपोजिटिंग, मतलब कि खाद बनाने का काम, ठीक है। तो दूसरा है कवर क्रॉपिंग। कवर क्रॉपिंग क्या होती है कि सॉइल को एनरिच करना जिससे उसमें न्यूट्रिशन आ सके। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब ट्रीज, श्रब्स, क्रॉप्स, इन तीनों के मिक्सचर से आप अपनी इनकम कमाए। ऐसे नहीं खाली आपने क्रॉप उगा दी काम चल गया, नहीं, आपके पास पेड़ भी होने चाहिए, श्रब्स भी होनी चाहिए, ये मल्टीपल डाइवर्सिटी हो क्रॉप्स की, एक ना हो। जैसे पंजाब के साथ प्रॉब्लम है कि वहां पर या तो हीट उगता है या गन्ना उगता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कि पैसे कमाने के चक्कर में हमने सिर्फ एक ही चीज उगा दी, ठीक है, और बाद में हम नुकसान खा रहे हैं। होलिस्टिक मैनेजमेंट, यूज फार्म एज इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम रिकॉग्नाइजिंग द इंटरकनेक्शन अमंग द सॉइल, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। देखो ऐसा होता है, अगर एक लैंड खराब हो रही है तो दूसरी लैंड भी खराब होगी, आज नहीं तो कल। तो उसको एक पूरा मतलब एक हिस्से की तरह देखो, बजाय अलग अलग देखने के कि एक जो छोटे बड़े फार्मर है उनको अलग देखो, छोटे फार्मर अलग है, नहीं, उनको होलिस्टिकली एक देखो तभी काम बनेगा। खैर, ये न्यूज उड़ीसा गवर्नमेंट की थी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सेमी एरिड रीजन जो उड़ीसा का एरिया है जहां पर कम बारिश होती है वहां पर ये इनिशिएटिव लिया था, तो इसलिए न्यूज में बना। नाउ आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द मेन गोल ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एज डिस्क्राइब्ड बाय द कंपेंडियम लॉन्च बाय द उड़ीसा। उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव था उनमें से कौन सी बात सही है? देखो इसमें जो सही बात है वो है ये, टू रिस्टोर एनहांस इकोसिस्टम हेल्थ थ्रू द सस्टेनेबल फार्मिंग। देखो अगर आपको पूरी न्यूज याद रहे भी ना मतलब याद ही ना रहे, तो आपको सिंबल इस जो वर्ड है
इसको याद रखना है, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर मतलब कि जहां एग्रीकल्चर खत्म हो चुका है या हो रहा है वहां पर दोबारा से एग्रीकल्चर को लेकर आना, ठीक है ना। बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकी आप सारी चीजें अपने कॉमन सेंस से भी कर लोगे, अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते रहा। तो यहाँ पर लचित दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अहोम मुगल की वॉर हुई थी, नहीं इसलिए नहीं मनाया जाता। टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ असामी लिटरेचर, नहीं इसलिए मनाया जाता। टू रिमेंबर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अहोम डायनेस्टी, नहीं इसलिए भी नहीं मनाया जाता। ये मनाया जाता है क्योंकि जो लचित जी थे उन्होंने असामी मिलिट्री में एक नया बर्थ दिया था, ऑनर का, सम्मान का, इसलिए यहाँ पर इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उनके बर्थ के लिए, बर्थ ऑफ असामी, जो इनके जन्म था उसके लिए ये मनाया जाता है। उनका दिवस है, एनिवर्सरी है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी लचित जी की, ना कि अहोम मुगल की वॉर की। देखना ये ऑप्शन आपको राइट लग सकता है, अहोम मुगल की वॉर की एंड के लिए हम ये दिवस मनाते हैं, नहीं उनके बर्थडे के लिए है ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए CAQM मतलब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट न्यूज में आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे फटकारा था, कहा था भैया तुम बहुत ही घटिया काम कर रहे हो। CA को उनको बोला गया कि आप अगर अपना काम ढंग से नहीं करोगे तो आपको हमें आड़े हाथ लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की ये बात थी। नाउ अब हुआ क्या था, CAQM को 2020 में जो कोविड चला था तब उसे बनाया गया था। पार्लियामेंट्री एक्ट रिप्लेस किया था 2021 में, तब बना, ठीक है। अब ये पहले से ही हमारे देश में एनवायरमेंट का कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका नाम था EPCA, इसको हटा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद एक नई चीज बनाई गई थी, इसको ज्यादा पावर और ज्यादा एम मतलब ज्यादा क्लियरिटी दी गई थी, बट वो अपने काम में फेल हो गया। नाउ इज द CAQM टू ब्लेम फॉर द दिल्ली पोल्यूशन, कि क्या हम CAQM को ही ब्लेम करें। देखो ऐसा है, CAQM हैज इंप्रूव्ड द कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स सच एज वर्किंग विद पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है ना। जो हमारी फसल कटती है उसके लिए इसने पंजाब हरियाणा से बात करना शुरू कर दिया है। बट यहाँ पर कई चीजें और है जो आपके सामने है, जैसे CAQM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बट इम्प्लीमेंटेशन फॉल्स टू द अदर एजेंसी, कि वो अपने काम में प्लान तो कर रहा है पर दूसरी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन करने में ये फेल हो रहा है। दूसरी बात, फाइल फोकस ऑन स्टबल बर्निंग, जो फसल कटने के बाद जो फसल को जलाया जाता है उसमें CAQM नीड टू एक्सपेंड हिज एफर्ट, उसको एग्रेसिवली उसे करना चाहिए, बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है। अगर वो स्टबल बर्निंग को ही ठीक कर ले किसी तरह से तो काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन की वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहां तक की बात हो गई। अब एक क्वेश्चन देखिए जरा, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेन रीजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM को एस्टैब्लिश करने की क्या मेन कारण था। मेन कारण ये था कि जो EPCA है उसको हटाना था। EPCA क्या था, एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अथॉरिटी, इसको यहां से हटाना था, ठीक है। क्यों, प्रोवाइड अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी विद द एनफोर्समेंट पावर, कि इसको ना एक मतलब ताकत की एक सवाल जवाब कर सकता है, किसी को पनिश कर सकता है कि अगर कुछ गलत कर रहा है तो ये ताकत उसे देनी थी। तो इस चक्कर में EPCA को हटाकर इसको CAQM बनाया गया। तो जब किसी के पास ताकत नहीं होती, जैसे EPCA के पास ताकत नहीं थी, तो हम उसे कहते हैं टूथलेस टाइगर। क्या कहते हैं, टूथलेस टाइगर, मतलब जो टाइगर आपका कुछ ना बिगाड़ सके उसे हम कहते हैं टूथलेस टाइगर, ठीक है ना। तो ऐसा था, तो EPCA से इसको CAQM बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते रहा। अब आता है डल लेक। डल लेक क्या होता है, देखो डल लेक, अच्छा डल लेक के बारे में पता ही है। तो ऐसा था कि जो चिनार बोट रेस हुई है 2024 में हुई थी, ठीक है, और उसे ऑर्गेनाइज किया था आर्मी ने। कहां पर किया था, डल लेक में कराया था, जम्मू एंड कश्मीर में ये होती है। ये एफर्ट था जिससे लोकल पॉपुलेशन के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बने, ठीक है। अब ये जो था ये श्रीनगर में हुआ था, ठीक है, कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखना है श्रीनगर में क्या है, डल लेक, ठीक। दूसरी बात आपको याद करना है, ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ये भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है सर, डन, याद रखेंगे। इसके बाद नाउ तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ऑफन रेफर टू, जो डल लेक है ना, ऑफन रेफर टू लेक ऑफ फ्लावर या ज्वेल इन द क्राउन, ठीक है, इन द कश्मीर, ठीक है। इसका कारण है कि जो डल लेक है ऐसे फैली हुई है जो ऐसा लगता है कि मोती पिरो दिए हैं किसी ने, ठीक है ना। तो ये है देखो डल लेक आपकी, ये आपको ना पूरे श्रीनगर को ऐसे घेरे रखती है। तो घेरे रखने के कारण से इसको कहा जाता है ये एक ज्वेल ऑफ श्रीनगर है, ठीक है ना। श्रीनगर के एकदम सिर पे बैठा हुआ है ज्वेल है ये, ठीक। ये हो गई बस, और तो इसमें कुछ खास बात है नहीं। अच्छा एक बात और है, डल लेक जो होती है रामसर साइट कन्वेंशन के अंदर है। रामसर साइट कन्वेंशन का अगर आपको मतलब नहीं पता है
तो पहली बात तो ये है, इसका मतलब होता है कि उसको प्रिजर्व करना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। उसे वेटलैंड का डिजिग्नेशन दे दिया गया। वेटलैंड मतलब एक ऐसा पानी जिसके आसपास जीव जंतु जी रहे हैं, ठीक है, उसे कहा गया, ठीक है। ये हो गया। आप कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहें कि हाउस बोट कौन सी लेक में देखे जाते हैं, तो वो क्या होगा, डल लेक आपका सबसे आसान होगा, ठीक है ना। ओके, हाउस बोट का जो लोकल नेम है वो है शिकारास। वो कभी आपको हाउस बोट नहीं बोलेगा, वो कहेगा शिकारास कहाँ देखे जाते हैं, ठीक। अगर मुगल इरा की बात करें, द लेक इज सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल मुगल इरा गार्डन सच एज शालीमार बाग। शालीमार बाग और निशान बाग वहीं पर हैं, ये आपने बहुत सुने भी होंगे। और ये जहांगीर की डिजाइन में बनाए गए थे इन लेक के आसपास, ठीक है। ओके, यहां तक की बात हो गई है। चलिए अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आपके एग्जाम में बनता है। Which of the following is the primary ecological reason why the Dal Lake was designated the Ramsar Site 2002? 2002 में इसको रामसर साइट दे दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो इसको रामसर साइट देने का कारण क्या था कि कोई भी ऐसी लेक इसके आसपास जीव जंतु अपना जीवन चलाते हों तो उसको हम क्या कहते हैं, रामसर साइट में नाम दे देते हैं उसको। तो क्योंकि उसमें बायोडाइवर्सिटी और जो एक्वेटिक एनिमल फ्लावर प्लांट है वो पूरी उस लेक पे डिपेंडेंट है, इसलिए उसको रामसर साइट का नाम दे दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए जरा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। देखो भैया ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड में ये कहा गया है, इशू एन अरेस्ट वारंट फॉर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, ये आदमी है, ठीक है। एंड फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट एंड हमास लीडर इब्राहिम अल मसरी, ठीक है, मोहम्मद फॉर एलिगल वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। देखो आपको पता होगा कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई चल रही है। अब इजराइल क्या करता है, वो सिंपल ही बोलता है तू एक मारेगा मैं 10 मारूंगा, सिंपल बात, ठीक है। पैलेस्टीन कहता है कि नहीं हमें तो अपनी लैंड चाहिए, जिसके लिए जो हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। इजरायली यहाँ बिलोंग नहीं करते, उनकी जमीन ही नहीं है कोई, ठीक है ना, इजरायली को होना ही चाहिए। तो इस चक्कर में ये फाइट चलती है। तो क्या होता है, इजराइल भी कई बार ह्यूमैनिटेरियन लेवल छोड़ देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो पाकिस्तानी ने हमारा लोगों के सिर काटे तो हमने भी बदले में सिर काट दिए, तो ये ह्यूमैनिटेरियन नहीं हुआ ना, इंसानियत के तौर पे नहीं हुआ कि आपने सिर काट दिया उसके। तो ऐसी ही कहानियों पे आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनका अरेस्ट जारी कर दिया है, क्लियर है। ओके, इजराइल विच डज नॉट एक्नॉलेज आईसीसी, इजराइल आईसीसी को एक्नॉलेज करता ही नहीं है, ठीक है ना, एंड जुरिसडिक्शन एंड डिनाउंस द वारंट विद नेतन्याहू कॉलिंग हिम देम फॉल्स एंड अनजस्ट। नेतन्याहू को आईसीसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो इजराइल की गवर्नमेंट है आईसीसी को मानती नहीं है, ठीक है ना, वो देखती है आईसीसी। आईसीसी कहते हैं कि आईसीसी मतलब एक तरह से ना क्या कहते हैं, निष्पक्ष नहीं है, ठीक है ना, इनका ये मानना है, जिसकी वजह से ये नहीं है। नाउ यूनाइटेड स्टेट नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी, यूनाइटेड स्टेट भी आईसीसी का मेंबर नहीं है। एंड क्रिटिसाइज द डिसीजन ऑफ एक्सप्रेसिंग वरी अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अब यूएस भी आपको याद रखना होगा आईसीसी का मेंबर नहीं है, इजराइल भी आईसीसी का मेंबर नहीं है। तो आईसीसी के मेंबर है कौन? आईसीसी के मेंबर है 124 कंट्री, उसमें से इंडिया भी एक मेंबर है और हमने इसका इस्तेमाल भी किया था। अगर आपको याद हो, मैं नाम भूल गया मेरे दिमाग से, हमारा एक ना नेवी का ऑफिसर वहां पर पाकिस्तान में कैद था, तो हमने आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मदद से, जिसमें हमारा ही जज बैठा था, उसकी मदद से हमने अपने बंदे को बाहर बुलाने की कोशिश की थी। बट प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि जो हमारा बंदा था उसको ना जेल में ही मार दिया गया, कह दिया उसकी तो मौत हो गई, अब क्या करोगे लेकर। तो ये इन्होंने बड़ी गंदी हरकत की थी, क्लियर है। तो याद रखना यहाँ पर कि 124 कंट्री यहाँ पर इसका पार्ट है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग यूके, जापान, अफगानिस्तान, जर्मनी, इंडिया एंड चाइना, ठीक है ना। यूएस आर नॉट दिस मेंबर, यूएस और इजराइल इसके मेंबर नहीं है, ठीक है ना। चलो अब जरा यहाँ पर देखिए, तो द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द लीगल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्यों बनाया गया था, मतलब कब बनाया गया था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द 1998 रोम स्टैच्यू, 1998 के रोम के स्टैच्यू में बनाया गया था। देखो मैं पूरी बात ढंग से समझाता हूँ क्या कहानी है, ये चीज मैंने नहीं बताई थी। देखो 1998 के रोम स्टैच्यू में इज द नॉट द पार्ट ऑफ आईसीसी। को यहाँ पर देखो मैंने अभी थोड़ा सा पेज ऊपर कर दिया, यहाँ से मैं ऊपर ले आया हूँ। दो बातें मैं आपको बताता हूँ, देखो ये लगा मैंने बता दी, अभी याद है मैं नहीं बताई है। देखो आईसीसीसी, आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और एक है आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। नाउ
आईसीजे का काम क्या होता है, किसी भी कंट्री को ब्लेम करना कि तुमने गलत किया, और आईसीसी का काम क्या होता है, किसी भी एक आदमी को, इंडिविजुअल को बोलना कि तूने गलत किया इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है ना, ये काम है। नाउ आईसीसी का जो जन्म हुआ था वो नीदरलैंड में हुआ था, रोम स्टैचू के पास 1998 में, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा बन गया, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक पे, देखो ये क्या सीन है। अब आते हैं भैया अगली न्यूज पे जो मेरे हिसाब से एग्जाम में आ सकती है, वो है ग्लोबल स्टॉक टेक, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी क्या है, कोपन 29 की एक मीटिंग थी अजरबैजान में, जो फेस अ सीनियर क्राइसिस जस्ट बिफोर अ टॉक वाज सेट टू कंक्लूड एज नियर बाय ऑल कंट्रीज एंड ब्लॉक्स रिजेक्टेड द लेटेस्ट ड्राफ्ट नेगोशिएटिंग टेक्स्ट। देखो ऐसा हुआ, कॉप 29 की मीटिंग हुई अजरबैजान में और वहां पर मामला हो गया गड़बड़। अब जरा क्या होता है जरा मैं आपको समझाता हूँ। हुआ क्या था, 2015 में एक नियम बांधा गया था कि अगर ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ता रहा तो हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, फ्लड्स आने शुरू हो जाएंगे। और देखो जो आपके साथ पंजाब में हो रहा है ना, वो या उत्तर प्रदेश में या कहीं और जगह हो रहा है, या दिल्ली में हो रहा है, वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। आने वाले साल में आपको हो सकता है सिर्फ भयंकर चीजें देखने को मिले। नाउ अब ये 2 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मली ये ना बढ़ रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो एक पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू या कह लो कॉप 29 के थ्रू ये एग्रीमेंट बनाया गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम टेम्परेचर को बढ़ने देंगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, वरना दुनिया में बहुत जल्दी मतलब प्रलय आ जाएगी। ये था सीन। नाउ अब इस पूरे इसमें सभी कंट्रीज ने काम करना शुरू किया, बट इसमें इंडिया और सऊदी अरेबिया ही 2 कंट्री बने जिन्होंने अपने गोल अचीव करने के ट्रैक पर हैं। ये 2030 तक का इनका गोल था, बाकी कंट्री ऐसा नहीं कर रहे हैं। नाउ अब ये जो था, अब जरा सोच के देखो, बहुत बड़ी बात है, टेम्परेचर बढ़ा क्यों? क्योंकि जिन कंट्रीज में इंडस्ट्री बहुत मैसिव लेवल पे है, मतलब यूएस, यूरोप एंड चाइना, उन लोगों ने बहुत भयंकर करा और वो अभी भी अपने आप का जो कंजप्शन है या तरीका है वो बदलने को तैयार नहीं हो रहे थे, जो अभी भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो इस चक्कर में मामला गड़बड़ हो गया। नाउ अब जो इसकी अगली मीटिंग होनी है वो है 2008 में होनी है जीएसटी की, और फिर ये चेक करा जाएगा कि ये कहां पर आके खड़े हो गए हैं, ये रहे। सो अभी ये लड़ाई चल रही है कि बाकी लोग काम क्यों नहीं कर रहे। ये पेरिस एग्रीमेंट का ना एक बहुत बड़ा एक लूप होल है। क्या, मान लो कोई काम नहीं करता है ना, आप उसको किसी तरह से पेनल्टी नहीं कर सकते। ये देश बनाना काम नहीं कर रहा है तो आप पेनल्टी कर दो। तो सब लोग अपनी इच्छा से कर रहे हैं, करें तो करें, नहीं करना है तो मत करें, ऐसा वाला हाल हो रखा है। इस चक्कर में भैया ये न्यूज इतनी बढ़ गई है। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल स्टॉक टेक? क्या था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव चेक करो भाई। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बी, टू evaluate the collective global progress toward the limiting the global warming to well below 2 डिग्री सेल्सियस and ideally to 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे इंडिया और यूएई के अलावा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते रहा। अब आते हैं इस बारी न्यूज पे। देखिए भैया यहाँ पर ना अगली न्यूज जो है वो है रिगार्डिंग द कोल्ड वेव। देखो कोल्ड वेव क्या होती है, सडनली किसी भी जगह ना टेम्परेचर एकदम से गिर जाए, उसे हम कहते हैं कोल्ड वेव। तो हमारे यहाँ ना डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिसंबर में भी मुंबई में जाओगे तो टेम्परेचर वहां पर ठीक होता है, जैसे अराउंड 16-17 डिग्री सेल्सियस वहां पर होता है। बट अब ना उसमें भी ड्रॉप देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर रखूँ तो जो प्लेन एरिया है, जैसे उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, तो उसमें देखने को मिलता है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। अब ये मिनिमम से ना 2 डिग्री सेल्सियस कम है, नॉर्मली 6 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं अगर कोस्टल जगह पर जाकर देखेंगे तो ये 15 डिग्री सेल्सियस रह रहा है, क्योंकि नॉर्मली 17 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। तो जो टेम्परेचर है वो कई सालों से अब हमें देखने को मिलता है कि एकदम से ड्रॉप होते हुए दिखता है। हर साल एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, तो इसे कोल्ड वेव कह रहे हैं, जिसकी वजह से ना वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। मतलब बच्चे, बूढ़े, जो लोग ठंड सहन नहीं कर सकते, उनकी हेल्थ ज्यादा खराब रहने लगी है और इसकी वजह से हेल्थ रिस्क का प्रॉब्लम आने लगा है। तो आपको बस ये याद रखना है, इस न्यूज में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इतना याद रखना है कि कोल्ड वेव क्या होता है, ठीक है ना। ये वर्ड आपके नॉलेज में होना चाहिए, ज्योग्राफी का है, ठीक है। न्यूज में कैसे आया था? फॉलोइंग अ ड्रॉप इन नाइट टेम्परेचर अक्रॉस द तेलंगाना, पब्लिक एडवाइजरी फॉर द कोल्ड वेव कंडीशन हैज बीन इशूड। सडनली दिसंबर 2024 के अंदर क्या हुआ था कि टेम्परेचर इतना गिर गया था कि तेलंगाना में ओवरऑल स्टेट में ये बोल दिया गया कि भैया आप अपना काम धाम छोड़ो और आप अपनी रजाई में घुस जाओ, ठीक है ना, वरना इतनी ठंड है कि आपकी तबीयत खराब या आपकी मौत भी हो सकती है।
तो तेलंगाना आप देखो साउथ की एकमात्र स्टेट है जो कि कोल्ड वेव की चपेट में आ गई थी। तो ये पूरी कहानी है यहाँ पर, क्लियर है। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज अ कोल्ड वेव, किसको कोल्ड वेव कहा है? तो उसने कोल्ड वेव उसे कहा है जो मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस और लोअर पे पहुंच जाए, ठीक है ना, 4.5 डिग्री से 6.4 के बीच में पहुंच जाए, उसको इसने कहा है कि वो कोल्ड वेव है। मतलब ये समझ लो 5 डिग्री सेल्सियस या कह रहा है 4.5 टू 6.4, इसके बीच में अगर टेम्परेचर घूम रहा है तो वो जगह कोल्ड वेव में आ चुकी है अब वहां पर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं जरा। अगला है सीसीपीआई। सीसीपीआई क्या होता है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। मतलब क्या होता है इसका? देखो यहाँ पर पूरी कहानी ना बड़ी दिलचस्प है और जरा समझ के देखो। ये वर्ड आपने शायद हो सकता है सीसीपीआई पहले भी देखो, मैंने पहले भी पढ़ाया था सीसीपीआई। आता है भाई सीसीपीआई। सीसीपीआई होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स होती है, 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये यहाँ एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। ये बहुत ध्यान रखता है और ये बताता है कि भाई कौन देश कैसा कर रहा है। नाउ इन्होंने कहा है कि अगर कोई कंट्री 100 के आसपास स्कोर कर रहा है, मतलब 80, 85, 90, तो बहुत अच्छा कर रहा है। पर इनके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये अपने मतलब क्या कहते हैं, हर कंट्री को रेट करते हैं। अब इंडिया की परफॉर्मेंस की बात कर ले, इंडिया का इनका क्या मानना है? ये कहते हैं हैवी रिलायंस ऑन द कोल रिमेन अ कंसर्न, क्योंकि आज भी जो है इंडिया पे, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार लिया हो, जो कुछ भी लिया हो, बिजली बनाने के लिए वो आज भी कोयले पे ही डिपेंड करता है, जो बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। एडवांसमेंट एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल डिप्लॉयमेंट, इंडिया ने कोशिश करी है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाए और जो कोयला मतलब आपका पेट्रोल और डीजल है उस पर कम डिपेंडेंट रहे। प्रोग्रेस इन रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली द लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट एंड द रूफटॉप सोलर की। दूसरी बात कि हमने सोलर प्लांट्स बहुत मतलब करे हैं कि मतलब सबके घर में सोलर की बिजली आए, रेदर देन हमारे जो कोयला है उस पर डिपेंडेंट वो हैवीली हो। सो इस चक्कर में पूरी कहानी चल रही है। देखो फर्स्ट प्लेस पे तो कोई है ही नहीं इनके अकॉर्डिंग, फर्स्ट प्लेस पे कोई नहीं है जो बेहतर काम कर रहा हो। पर हाँ सेकंड फोर्थ प्लेस की बात करें तो डेनमार्क, नीदरलैंड, यूके है जो इस प्लेस को रखता है। यूके ने पिछले कुछ सालों में अपनी जगह क्लाइम की है, जिसने उसने कोल का जो यूज होता है, फॉसिल फ्यूल का यूज होता है, वो ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? सीसीपीआई जो होता है उसका इतना मतलब क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है? देखो सीसीपीआई का काम बहुत ही सिंपल है कि कोई भी कंट्री के पेपर में ना जाके इंडिपेंडेंटली सच बोल देना कि तुम गंदा काम करो, सिंपली ये इसका काम है, ठीक है। चलो अगली न्यूज देखो, गुआना के बारे में देखो। इंडिया और जो गुआना ने उसने साइन करे हैं 10 ऐसे एग्रीमेंट, इसमें इनका ना मतलब इंडिया और गुआना का एक बहुत अच्छा संबंध बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो एग्रीमेंट साइन किए हैं वो कई चीजों में इन्होंने करे हैं, ठीक। सबसे पहले हमारे यहाँ जो रिलीजन है अगर आप देखोगे तो वो सेम है, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, ये वहां पर प्रीडोमिनेंट है, हमारे यहाँ भी है। उनकी यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश है, हम भी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। इंडोगैनी जो इंडियन लेबर है और अफगानी लेबर है वो वहां पर आपको देखने को मिलती है, अफ्रीका से अफगानी करो, अफ्रीकन लेबर वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा नहीं है, वो 8 लाख है 2023 में लास्ट में देखा गया था। और जो वहां पर आप उसका रेनी सीजन देखोगे वो वैसे ही है जैसे इंडिया का है, हमारा भी ट्रॉपिकल है उनका भी ट्रॉपिकल है। आसपास के कंट्री जो इसके आसपास है वो है वेनेजुला, ब्राजील और सुरीनेम, ठीक है ना, सरनेम जैसा लगता है सुरीनेम, ठीक है। ये इसके आसपास की कंट्री है। याद रखना है कि गुआना जो है साउथ अमेरिका में कंट्री पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर यहाँ पर इंडिया की अगर दोस्ती हो जाती है तो बॉक्साइट, गोल्ड, डायमंड, टिम्बर, इन चीजों में ट्रेड करना बड़ा आसान हो जाएगा और थोड़े से प्राइस यहाँ पर कम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बात और है कि गुआना एक ऐसा कंट्री है जहां पर अभी ऑयल मिला है, ठीक है ना, तो वो एक मेजर फैक्ट बनता है। अच्छा, गुआना हमसे बहुत बाद में आजाद हुआ था अंग्रेजों से और वो आजादी दे दी 26 मई 1966, इस डे को वो आजाद हुआ था, क्लियर है ना। तो ये एक बात है। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, विच कंट्री डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद गुआना? कौन सी ऐसी कंट्री है जो बॉर्डर शेयर नहीं करती है गुआना के साथ? सो यहाँ पर आपका आंसर वेनेजुला नहीं होगा, सुरीनेम नहीं होगा, ब्राजील नहीं होगा, कोलंबिया इज राइट आंसर। कोलंबिया इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। बाकी तीन हमने अभी पढ़े थे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब देखो कैरीकॉम। कैरीकॉम क्या होता है? देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रपोज 7
की पिलर टू स्ट्रेंथन द टाई विद द कैरिकॉम। भाई आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैरिकॉम दिख रहा है, यहाँ पर भी लिखा है कि इंडिया और गुआना कैरिकॉम के मेंबर हैं, और यहाँ पर अब कैरिकॉम की न्यूज आ गई है। देखो कैरिकॉम की न्यूज क्या है, मोदी जी ने प्रपोज किया है कि 7 मेन पिलर होंगे, इसमें इंडिया एंड कैरिकॉम समिट होगी गुआना में, ठीक है ना। अब कैरिकॉम का काम क्या है, कैसे करता है, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसका काम क्या है, देखो पहली बात तो अगर इसके मेंबर स्टेट देखो तो आपको ये कंट्रीज दिखाई देंगे जो कि आपको एशिया में नहीं दिखाई देते, और ये कंट्री की मदद से एक ना अलाइनमेंट बनेगा। देखो ये ना मेरी पर्सनल थ्योरी है, अगर मान लो साउथ अमेरिका, ये पूरा साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया एक हो जाए ना, तो आप ये समझ लो कि फिर आधी दुनिया पे राज है, आधी दुनिया तुम्हारी है, और कोई तुम्हारे पूछे बिना ना समुद्र में कदम नहीं रख पाएगा। ये इतनी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो यही इसको ध्यान में रखते हुए कैरिकॉम की एक मीटिंग हुई है। 3 ऑब्जेक्टिव है इसके। पहला है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड सर्विस कैपिटल, कि हमारे बीच में ट्रेड बहुत बढ़िया हो जाए। दूसरा, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी, हम दोनों देशों के देश, मतलब इन देशों में हमारे देश में गरीबी है, हमें वो हटानी है। एनहांस रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, हमारे साउथ अमेरिका और इंडिया के बीच में जो भी सिक्योरिटी का इशू है वो हमको ठीक करना है, और हमको इसको बेहतर स्ट्रॉन्ग वे में करना है, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी कहानी है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैरिकॉम, कैरिकॉम की फुल फॉर्म क्या है, वो है कैरिबियन कम्युनिटी, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, कैरिबियन कम्युनिटी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब आते हैं इन स्पेस पे। इन स्पेस क्या है, इन स्पेस इज एक्सप्लोरिंग अ वे टू प्राइवेट प्लेयर टू एंटर द ग्राउंड सेगमेंट एंड स्पेस ऑपरेटिंग। इन स्पेस का मतलब यह है कि कोई भी प्राइवेट फर्म आके, स्पेसएक्स जैसी कोई भी फर्म आकर आपके साथ काम कर सकती है इसरो के साथ। प्राइवेट प्लेयर्स अलाउ, जैसे नासा अब रॉकेट भेजता ही नहीं है, अब स्पेसएक्स उसके रॉकेट भेजता है। तो यही चाहते हैं कि ये प्रोग्राम ऐसा बनाया जाए जिसके अंदर जो प्राइवेट प्लेयर है वही रॉकेट बनाए, वही सैटेलाइट बनाए, ठीक है। जो इसरो का काम हो खाली रिसर्च करना हो कि भैया मार्स पे क्या हो रहा है, जुपिटर पे क्या हो रहा है, रॉकेट वॉकेट बनाने में इतना दिमाग खर्च ना हो, ठीक है ना। और ऊपर से अगर ऐसा हो गया तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देर है, ये पूरी की पूरी कहानी है ना। अब जरा यहाँ पर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज इन स्पेस एस्टैब्लिश। इन स्पेस जो एस्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था जून 2020 में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर हुआ था ये, ठीक है ना। ये पूरी इन स्पेस की पूरी कहानी क्लियर है। चलिए अगली न्यूज देखिए। अगला है क्लाउड सीडिंग। ये दिल्ली गवर्नमेंट की वजह से न्यूज में थी, जब केजरीवाल भाई साहब सरकार में थे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम क्लाउड सीडिंग करेंगे टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रेन, जिससे एयरबोर्न जो पॉल्यूटेंट है अगर हम बारिश कर देंगे तो जो धुआं है वो नीचे बैठ जाएगा, जिससे आपके उसमें पोल्यूशन कम होगा, उसका असर कम होगा। तो ये उनका मानना था। अब सवाल ये आता है, जब हम क्लाउड सीडिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या डलता है, ये कई बार एग्जाम में आया है। उसमें सिल्वर आयोडाइड डलती है, पोटेशियम आयोडाइड डलती है, और ड्राई आइस डलती है, और लिक्विड प्रोटीन डलती है। इससे आपकी आर्टिफिशियल रेन होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतना ही काम का है बस आपका, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम में क्या क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्यों करी जाती है, जिससे जो आपके धुआं है, धुआं मतलब प्रेसिपिटेशन है, सॉरी बोल गया मैं, हाँ नहीं बोला तो मैंने सही है, ठीक है ना, बोला तो सही नहीं है, कि प्रेसिपिटेशन होती है बारिश, रेन, ठीक है। बारिश की मदद से जो धुआं है वो नीचे बैठ जाए, इसलिए हम करते हैं, ठीक है। इंड्यूस एंड एनहांस प्रेसिपिटेशन, जिससे बारिश जल्दी हो जाए और हम धुएं को नीचे बिठा सकें, इसलिए हम करते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्लाउड सीडिंग, ठीक है। क्लाउड सीडिंग इज अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक यूज्ड टू इंड्यूस एनहांस प्रेसिपिटेशन बाय डिस्पेरिंग अ सर्टेन सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर। सिंपल बात उसने बोली है कि क्लाउड के अंदर कुछ आप ऐसा डाल दो जिसकी वजह से वो बारिश जल्दी कर दे, इसे हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग, ठीक है। हमने किस पर्पस के लिए करी थी, धुएं को कम करने के। चलिए यहाँ तक की बात होगी। अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर मेनली कॉमनली यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग। यही क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्टली आया था। तो यहाँ पर सीज है, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये दो मेन चीजें हैं। बाकी चीजें याद कर सको, ड्राई आइस को कहते हैं CO2, और लिक्विड प्रोटीन, ये चीजें होती है, ठीक है। अब आते हैं साबरमती रिवर। अगर आपने गाना सुनाओ, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, सुना है आपने? ये ना गांधी जी के लिए कहा जाता है। गांधी जी का आश्रम था साबरमती पे,
तो साबरमती का जो रिवर फ्रंट है उसको डेवलप करा जा रहा है और उसके 38 किलोमीटर तक अहमदाबाद से लेके गांधीनगर तक उसको ऐसा बनाया जा रहा है कि उससे पैसे भी लोग कमा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं उसे, पैसा कमाने के लिए उसे वेल स्टेबल कराया जा रहा है कि बढ़िया तरह से वो इस्तेमाल हो सके। ठीक है, रिवर का जो फ्लो है वो 48 किलोमीटर है आफ्टर बिफोर एंड एक सेकेंड। हाँ, राजस्थान में जो उसका फ्लो है वो 48 किलोमीटर का है। ठीक है ना, बाकी बाद में ये गांधीनगर और अहमदाबाद से ये गुजरती है, फिर ये अरेबियन सी में गिर जाती है और अरेबियन सी में गिरने से पहले गल्फ ऑफ कुम्बाट में आकर रहती है। देखो ये रहा गल्फ ऑफ कुम्बाट और यहाँ पर ये एंटर मारती है और यहाँ से फिर ये जाके गिर जाती है। क्लियर है? चलिए ओके, अब यहाँ पर जो आपको मुझे बताना है कमाल की बात वो क्या है। अच्छा, गुजरात की अगर मैं कहूँ कि लाइफलाइन है तो हाँ बिल्कुल, साबरमती गुजरात की एक लाइफलाइन है। क्या साबरमती एक पेरिनियल रिवर है या नॉन पेरिनियल रिवर है? अब देखो, पेरिनियल और नॉन पेरिनियल नहीं पता तो छोड़ दो, अभी मैं इतना बात समझ लो कि ये एक मॉनसून डिपेंडेंट है। ठीक है ना, मॉनसून डिपेंडेंट जो नदी है उसमें आपको ध्यान रखना है साबरमती का नाम आता है। अब साबरमती जो रिवर फ्रंट है, ठीक है ना, उसमें क्या इनिशिएट करा गया हमने कि अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट करा जाए और इसमें ऐसा करा जाए कि यहाँ पर हम ट्रेवल कर सकें, मतलब बोट लो अपना सामान ट्रेड कर सकें, इतना इसमें कर दिया गया है। ठीक है ना, कि आराम से आपको कोई सामान बेचना हो बोट में बैठो और साबरमती से पूरे गुजरात में अपना सामान बेच लो, इस तरह से कर दिया गया है। तो इसमें काम चल रहा है, अभी हुआ नहीं है, काम चल रहा है। क्वेश्चन लिखिएगा, साबरमती रिवर ओरिजिनेट एंड फ्लो थ्रू विच टू इंडियन स्टेट? कौन सी दो स्टेट से होती है? राजस्थान एंड गुजरात। बिल्कुल सही जवाब, बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए जरा। अब आते हैं इंटरपोल नोटिस। बांग्लादेश की जो इंटरन गवर्नमेंट चल रही थी, जो कि मिलिट्री चला रही थी, उसको एक सेकेंड, अब देखो भैया अगली न्यूज जो है वो थी इंटरपोल की रिगार्डिंग। इंटरपोल में बांग्लादेश ने कहा है कि हमें एक ना फ्यूजिटिव लाके दो, वो है शेख हसीना। शेख हसीना हमारे देश की ना क्रिमिनल है, हमें वो वापस चाहिए, उसने बहुत अत्याचार किया है। तो इस चक्कर में इंटरपोल का नाम है। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब ये इसका जो हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस है। अब इसमें खास बात क्या है कि चाहे आपका कोई क्रिमिनल हो, टेररिस्ट हो या कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कोई भी क्राइम कराओ जो इंटरनेशनली हम रिकॉग्नाइज करके उसको पकड़ ला सकें, वो काम है। नाउ इंटरपोल में एक बहुत बड़ा जो रिप्रेजेंटेशन है वो सीबीआई का है। हर दुनिया की पुलिस वहां पर होती है, पर सीबीआई का वहां पर एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन वहां पर है। इंटरपोल ने क्या करा है कि अपने उसमें कई नोटिस जारी कर दिए, जैसे आप देख रहे रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज, ये सारे जो नोटिस होते हैं, पर्पल, ये सारे नोटिस एक तरह से वो होते हैं कि अभी बंदा पकड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेड नोटिस जारी किया, उस बंदे को अरेस्ट करना है और भेजना है। तो बांग्लादेश ने क्या कहा इंटरपोल से कि आप शेख हसीना को अरेस्ट करिए और वापस भेज दीजिए हमारे यहाँ। वो यूके भाग गई है बेसिकली, तो इंटरपोल ये चाहता है। दूसरा है ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस में क्या होता है? टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन आइडेंटिटी, लोकेशन, एक्टिविटी, उसकी जगह ढूंढो। ठीक है ना, तो ऐसे कई टाइप के नोटिस होते हैं। कहने नोटिस आपके काम के नहीं है, पर अभी बस बताने के लिए यह है कि अभी शेख हसीना के लिए रेड नोटिस को जारी कर दिया गया है। और अगर आप कहीं नोटिस वोटिस पढ़ लो तो भैया कंफ्यूज मत होना, ये नोटिस जो है सारे के सारे ये इंटरनेशनल पोल के हैं। ठीक है ना, पुलिस के हैं। अभी सवाल है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है? तो बहुत ही सिंपल सवाल था कि इंटरपोल की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल पुलिस। पॉलिटिक्स देखा यहाँ पर, सी इज द राइट आंसर। पी इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल क्रिमिनल और पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात हो गई। अब आता है क्लस्टर म्यूटेशंस। क्लस्टर म्यूटेशन देखते हैं। तो रशिया की एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना, जिसका क्लस्टर म्यूटेशन स्टक है नॉर्थन यूक्रेन में, कॉजिंग द कैजुअलिटी, एंड यूएस आल्सो अप्रूव लॉन्गर रेंज मिसाइल फॉर द यूक्रेन आफ्टर लॉबी। देखिए यहाँ पर कहानी बड़ी सीरियस है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है कि जो भी मिसाइलों का इस्तेमाल करा जाता है ना वो एग्जाम में जरूर पूछी जाती। देखो एक मिनट जरा से, अब देखो कहानी क्या बढ़ती है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्लस्टर बॉम्बिंग, ठीक है ना, क्लस्टर बॉम्बिंग या क्लस्टर म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से एक साथ कई सारे बॉम्ब एक ही जगह घेरना और उस जगह को तबाह कर देने को क्लस्टर म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, ये क्लस्टर म्यूटेशन रॉकेट, आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट किसी की मदद से भी करा जा सकता है और इसको हम बोलते हैं बैलिस्टिक। मतलब एक मिसाइल आपने यहां से छोड़ी, छोड़ने के बाद वो कई छोटे छोटे हिस्सों में टूट गई, तो हम उसे क्या कहते हैं?
बैलिस्टिक मिसाइल फॉर्मेट में कि वो कई छोटे हिस्सों में टूट रही है, तो क्लस्टर म्यूटेशन। नाउ अब क्लस्टर म्यूटेशन का पार्ट देखो होता क्या है, देखो ये रहा एक मिसाइल, वो अपने आप को खोल देती है और खोलने के बाद ऐसे कई सारे पार्ट्स गिरते हैं, तो बड़े खतरनाक होते हैं, रैंडम गिरते हैं, आप नहीं बचा सकते अपने आप को, ठीक है ना। और ये मिड एयर में ही टूट जाते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल है, ये जगह है जिसे मुझे तोड़ना है और ये वो जगह है जहां से मैं छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे ऑप्टिमम हाइट पे आएगा ना, ऑप्टिमम हाइट आते ही ये से फोड़ देता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो एनिमी जो इंसान अपने आप को डिफेंड करना चाह रहा है कंट्री, वो जब तक रॉकेट भेजता है तब तक ये छोटे छोटे बॉम्ब्स में टूट जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सीसीएम का काम क्या है, कन्वेंशनल क्लस्टर म्यूटेशन। इसका मतलब है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल वाले बॉम्ब है वो कभी भी छोड़े नहीं जाएंगे। इंडिया ने कहा नहीं, हम तो खुद बनाते हैं और पाकिस्तान के लिए रेडी रख रखे हैं, पाकिस्तान चाइना के लिए कैसे कह रहे हो हम यूज नहीं करेंगे, हम तो करेंगे, ये खेल। नाउ अब यहाँ पर क्या है, सवाल याद है, व्हाट आर द क्लस्टर म्यूटेशन प्राइमरी डिजाइन टू, किस लिए बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है सी, टू रिलीज मल्टीपल सम्यूटेशन ओवर अ वाइड एरिया। किसी एक जगह को उड़ाने की नहीं, पूरे एरिया को, एक बड़े लैंडमास को उड़ाने के लिए इसका बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, क्या हम क्लस्टर म्यूटेशन सभी आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, सबमरीन सबसे छोड़ सकते हैं? तो नहीं, सबमरीन से हम नहीं छोड़ सकते, यही इसका सवाल था। क्लियर है? चलिए ये हो गई बात, आगे देखिए जरा। आपका भाई क्या है, 4B मूवमेंट है। 4B मूवमेंट क्या था, ये न अट्रैक्शन द यूएस पोस्ट डोनाल्ड ट्रम्प विक्ट्री। देखो ऐसा था, ये मूवमेंट साउथ कोरिया से स्टार्ट हुआ था 2016 में, और ये मूवमेंट बड़ा ही खतरनाक हुआ। क्या कि जो औरत से एक्सपेक्ट की जाती है चीजें, तो वो ये मना करता है ये मूवमेंट, 4B मूवमेंट। मतलब बियॉन्ड विचुअलिज्म एंड केसू एंड बियॉन्ड, मतलब शादी नहीं करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं करेंगे, कोई रोमांस नहीं करेंगे, ये लड़कियां कह रही हैं। हम उनका ये मानना है, क्यों? क्योंकि जब ये इन गोल्स में आती है तो उनको धोखा मिलता है। सो ये एक मूवमेंट ना पॉपुलर हो गया, पर ये हमारे एग्जाम में आने वाली चीज नहीं है, ये एक नेशनल इशू बन गया था, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ट्रम्प के रिजीम में बन गया था, तो ये बहुत बड़ी चीज है। यूएस में भी एक बात बोलेंगे, योर बॉडी माई चॉइस, ठीक है ना। तुम, आई थिंक ये माई बॉडी होगा, नहीं सही बोला। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रम्प का ना एक डायलॉग है, उन्होंने बोला है कि तुम्हारी तो बॉडी है पर मेरी चॉइस होगी कि आपका जो नियम कायदे होंगे औरत के लिए क्या चलेंगे, अपनी मर्जी नहीं चलाते। तो औरत यहाँ पर नाराज हो गई, ये इसमें कहानी चली है। नाउ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4B मूवमेंट, इनमें से कौन सा 4B मूवमेंट नहीं है? तो शादी करना 4B मूवमेंट है, रोमांस करना 4B मूवमेंट है, चाइल्ड बियरिंग, बच्चा नहीं पैदा करना, ये इनकी इच्छा है, बट नो सेम सेक्स रिलेशनशिप, मतलब लेस्बियन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेस्बियन हो सकता है बट अपोजिट जेंडर नहीं हो सकता, ये 4B मूवमेंट का पार्ट है। क्लियर है? ये है पूरी कहानी। अब देखिए, आई थिंक हम लास्ट न्यूज पे आ चुके हैं, आज लास्ट ईयर, देखिए ध्यान से। एक नई न्यूज आई है, इसका नाम है वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है इसको। क्या गया, डीबीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट ने निकाला है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कर रखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स निकालने का काम किया है। हर स्पीशीज के जीन निकाल के रख, आपका कुत्ता, बिल्ली, इंसान, घोड़ा, इन सबके जीन निकाल के रख लो, जिससे इन द फ्यूचर अभी कभी हमें जरूरत पड़ रही है तो हमारे पास खुद का डाटा बैंक हो। तो ये है एक इनिशिएटिव डीबीटी करके, ठीक है। सॉरी, डीबीटी कह रहा हूँ, वन डे वन जीनोम। जीनोम क्या होता है कि आप डीएनए को आप संभाल के रख रहे हैं, उसको आप जीनोम बोलते हैं। ये सिंपल से कहानी है, इस पे पूरी न्यूज बनी हुई है, ठीक है। नाउ अब जरा पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं हमारी कहानी क्या है। देखो क्वेश्चन ये कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव। इसका प्राइमरी फोकस क्या है? फोकस ये है कि हमें एक सीक्वेंसिंग बैक्टीरियल जीनोम जो है उसको इकट्ठा करते जाना है, ठीक है ना। अब देखो पूरी बात समझाता हूँ। इसका फोकस होता है कि जितने भी हमारे बैक्टीरियल जीनोम है उनको पकड़ना है, यूनिक है, माइक्रोबियल स्पीसीज है, और उनको एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल, हेल्थ में कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं बेहतर बनाने के लिए, उसे इसमें इकट्ठा करना है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। नाउ इससे सिग्निफिकेंटली होगा क्या, सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पोटेंशियल टू इंप्रूव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, कि भैया एनवायरमेंट को आप बचा सकते हो। अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरियल है जो हमें तबाही करा सकता है तो हम उससे बच जाएंगे, और कोई बैक्टीरिया है जो हमारे लिए एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम वे एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना, और थर्ड है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है ना। अब आई होप बात समझ में आ गई होगी, पर दोबारा एक बार पूरी न्यूज रिपीट करता हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो रहा है। जीनोम निकालने का काम क्या होता है कि आप किसी भी स्पीसीज का डीएनए निकाल के रख रहे हो जिससे कभी भी इस्तेमाल आए, काम आए, तो हम इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। बट
यहाँ पर हम जो निकाल रहे हैं बैक्टीरिया के जीनोम्स निकाल रहे हैं, जिससे हम इन द फ्यूचर हमें किसी भी फॉर्मेट में अगर यूज करना हो उसे तो हम उसे कर सके, ठीक है ना। अब इसमें इसके 3 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और लास्ट है ह्यूमन हेल्थ। इन 3 सेक्टर में इसका है। नाउ ज्यादा की बात सुन रहे, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, बात क्लियर हो रही। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव, किसने करा है? तो आपका आंसर क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बिराव, ठीक है ना। ये इसका मेन है यहाँ पर। दैट्स इट, जहां तक मैं है सब मैंने बता दिया। अच्छा, बिराव की फुल बता दूं, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। अब अगर आपको इसका टेस्ट पेपर चाहिए हो या पीडीएफ चाहिए हो, यू हैव टू गेट टू टेलीग्राम। टेलीग्राम जैसे आप मिलोगे, आप मतलब डाउनलोड कर लोगे, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी आराम से, ठीक है ना। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसे लें और इसको इस्तेमाल करें। पूरी मेरी तरफ से हो चुकी है करंट अफेयर दिसंबर की। पीडीएफ और टेस्ट के बारे में देखो, ये पीडीएफ टेस्ट के सीन क्या है कि मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ कहाँ दूंगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम एनडीए के लिए अलग है, सीडीएस के लिए अलग है, ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम ना मिले तो सिंपल गूगल पे जाना, गूगल पे जाकर सर्च करना एनडीए सेल सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम, क्लियर है? ये लिखना। सीडीएस वाले हो तो गूगल पे लिखना सीडीएस सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम, तो आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम मिल जाएगा। अब बात आती है टेस्ट कैसे मिलेगा। इसका आपको टेस्ट भी मिल जाएगा प्रॉपर आपके लिए। उसके पास ना आपको उसकी ऐप होनी चाहिए, हमारी सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप होनी चाहिए। टेस्ट एकदम फ्री है। टेस्ट आपको जाके मिलेगा यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करना, 3 डॉट्स में जाके फ्री मटेरियल में जाना। फ्री मटेरियल में जाकर आपके सामने होंगे डॉक्यूमेंट, वीडियो, टेस्ट। डॉक्यूमेंट में आपको करंट अफेयर की डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मिल जाएगा। टेस्ट में आपको चैप्टर वाइज, ना केवल करंट अफेयर का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबके टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे 1 साल दे दो, सिर्फ 1 साल, मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराकर उस कॉन्फिडेंस पे खड़ा कर दूंगा कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि आप मुझे एक बार अपना यकीन दे दो, 1 साल दे दो मुझे बस, मैं आपका एग्जाम निकलवा दूंगा। भाई सीरियस वालों से मैं वादा कर रहा हूँ, सीएपीएफ भी निकलवा दूंगा, एफकेट भी निकलवा दूंगा, आईबी भी निकलवा दूंगा, ठीक है ना, कोस्ट गार्ड भी निकलवा दूंगा। बस आपको मुझे अपना 1 साल देना है। 1 साल में मैं आपके बस 3 बार रिवीजन करा दूं पूरे सिलेबस का, मैं आपका पेपर निकलवा दूंगा। प्लीज मुझे 1 साल दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाऊं। अगर आपको लगे नहीं मुझे सिर्फ आपसे एक सब्जेक्ट करना है, पॉलिटी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, खाली जीके पढ़नी है या खाली मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है, तो मैं आपको ये भी वादा करता हूं कि आप एक सब्जेक्ट मुझसे पढ़ो और आप किसी और सब्जेक्ट की भी डाउट मुझसे पूछ लो, मैं आपको बिल्कुल करा दूंगा, ठीक है। याद रखना कि मैं आपको 1 to 1 मिलता हूं। नॉर्मली किसी भी पीडब्ल्यू में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीचर आपको 1 to 1 नहीं मिलता, यहाँ पर मैं आपको 1 to 1 मिलता हूँ वीडियो कॉल के थ्रू। आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो, कोई और बच्चा नहीं होगा, सिर्फ आप और मैं बैठ के काम करेंगे सपने पे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर और मेक श्योर कमेंट बहुत करना भाई। कमेंट चाहिए मुझे कि भैया वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में दम है तो बताओ यार, मेरे लिए जितने व्यूज हो मुझे उतने ही कमेंट चाहिए। अगर 1 व्यू आ रहा है तो मुझे कमेंट चाहिए कि यार वीडियो थी कैसी, क्योंकि कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, व्यूज मुझे मोटिवेशन नहीं देते कि अगली वीडियो बनाने के लिए बनानी। तो प्लीज मेक श्योर अपने कमेंट्स देके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। आई लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।